सो हेलो एवरीवन, कैसे ही आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हमारे पास जो टॉपिक रहने वाला है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। ठीक है, इस वीडियो सेशन में हमारे पास लगभग 100 MCQs रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्लास ना आपके सभी JK SSB एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसमें जूनियर असिस्टेंट की बात करें, नायब सिलदार की बात करें, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करें, JK PSI की बात करें, साथ साथ मैं कहूँगा JK PSC के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि हमने बड़े ही अच्छे से और इन डिटेल चीज़ों को कवर किया हुआ है। इस वीडियो सेशन में हमारे पास थ्योरेटिकल पोर्शन भी रहेगा और साथ साथ थ्योरी पोर्शन भी रहेगा, तो क्लास को एंड तक देखना है। ओके, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि डेली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डेली अपडेट्स के लिए, क्विज क्वेश्चंस के लिए, उसे जाके आप फॉलो कर लेना। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो कर देना। लेट्स बिगिन। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे, आंसर चूज करें वीडियो को पॉज करके। द ओवरऑल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन इज कॉल्ड। बताओ क्या आंसर आएगा। यहाँ पे बिल्कुल ना बेसिक जीरो लेवल से हम लेके चल रहे हैं, जीरो लेवल से। अगर आप बिगिनर हो तो भी आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो ओवरऑल सिस्टम होता है प्रोडक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का एंड कंजम्पशन का, ये क्या कहलाता है। बताओ क्या आंसर आएगा। सभी ने आंसर चूज किया होगा। हम ऑप्शंस रीड नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत प्रीशियस है, हम सिर्फ आंसर ही डिस्कस करेंगे। आपने आंसर चूज कर लिया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है इकोनॉमी। ठीक है, याद रखना है इकोनॉमी क्या होता है। देखो, इकोनॉमी में ही हमारे पास इंक्लूड किया जाता है प्रोडक्शन को भी, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन को भी। ठीक है ना, साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, एंड कंजम्पशन ऑफ, किसकी बात करते हैं, कंजम्पशन ऑफ, याद रखना, गुड्स की बात करते हैं एंड सर्विसेज की बात करते हैं। इतना तो आप सबको मालूम ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है जी, अब देखो यहां पे चलते हैं। यहां पे क्या लिखा गया है इकोनॉमी के बारे में, साथ साथ चीजें समझते रहना। देखो, ये टॉपिक आज पढ़ लोगे ना, मैं ये कह सकता हूं कि आपको दोबारा मुझे नहीं लगता कहीं से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, देखो, इकोनॉमी मीन्स द सिस्टम थ्रू विच पीपल प्रोड्यूस गुड्स यानी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूट गुड्स यानी डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज गुड्स यानी कि कंजम्पशन। समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, इकोनॉमी का मतलब होता है चीज़ें कैसे बनाते हैं, मतलब प्रोड्यूस गुड्स। ठीक है, कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिर यहीं पे कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यानी कैसे उनको बांटते हैं आगे। ठीक, और कैसे उनका यूज करते हैं, मतलब कंजम्पशन। तो अगर हम देखें, मान लेते हैं एक कोई एप्पल है, थोड़ा सा एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। कोई एप्पल है, क्या है, सेब है। ठीक है, अब इस सेब की एग्जांपल हम ले लेते हैं। मैंने कहा ये एप्पल को सबसे पहले कैसे उगाया गया होगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम प्रोडक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोडक्शन, पहला पॉइंट। बाद में क्या होता है, इसी सेब को मतलब एप्पल्स को बेचा जाता है ना, तो उस प्रोसेस को अब हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, जब ये मार्केट में जाएगा। ठीक है, अगर हम आगे क्या करते हैं, हम मार्केट से, ठीक है, घर ले जाकर उसे खाते हैं, तो इसका मतलब वो हो गया कंजम्पशन। क्या हो गया, कंजम्पशन। ठीक, इस सेब के एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं। तो इन तीनों का सिस्टम जो मिलकर है ना, ये जो तीनों, पहले प्रोडक्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन और फिर आगे उसका कंजम्पशन, ये तीनों का जब मेल हो जाता है मेरे दोस्तों, इन तीनों का जब मेल हो जाता है ना, इस सिस्टम को मिलकर हम क्या कहते हैं, ये सारा सिस्टम मिलकर इकोनॉमी कहलाता है। समझ आ गया, आ गया होगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है, प्रोडक्शन का मतलब होता है बनाना, जब कोई चीज बनाई जाए। ठीक है, जैसे कि हम फसल उगाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद फैक्ट्री में चीजें बनती हैं, ये प्रोडक्शन है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है हमारे पास बांटना, बनी हुई चीजों को लोगों तक पहुंचाना। कंजम्पशन का मतलब होता है यूज करना, जब हम चीजों का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, हम उनको यूज करते हैं ना। तो ये जो हमारे पास ना, मैंने क्या बोला, एक प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन, ये तीनों जब आपस में मिलते हैं तो यही हमारे पास क्या कहलाता है, यही हमारे पास इकोनॉमी कहलाता है। ठीक है, होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इन तीनों सिस्टम को मिलाकर हमारे पास क्या बनता है, इकोनॉमी सिस्टम। ठीक है जी, ओके। लिखा गया है जम्मू एंड कश्मीर की हम बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी मेनली डिपेंड किस पे करती है, देखो, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर पे करती है। ठीक है, एग्रीकल्चर किसे बोलते हैं, खेती बाड़ी, और हार्टिकल्चर किसे कहते हैं, जो आप बागबानी करते हो, मतलब जैसे कि फ्रूट्स वगैरह को उगाते हो, जैसे एप्पल हो गया, ज़ैफ़रान हो गया, राइस, मेज़, ये सारे एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर में आ जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात,
मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम अपने जम्मू कश्मीर की जब बात करते हैं तो यहाँ की इकोनॉमी किस पे डिपेंड करती है, इसका दारोमदार किस चीज़ पे है। एक तो एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर पे है, दूसरा हैंडीक्राफ्ट्स पे है। किस पे है? हैंडीक्राफ्ट्स पे है। हैंडीक्राफ्ट्स क्या होते हैं? देखो, हैंडीक्राफ्ट से आपको पता चल जाना चाहिए कि हैंड वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है ना। तो हाथ से बनाई हुई चीज़ें जो होती हैं, जैसे शॉल्स हो गए, कारपेट्स हो गई, वुड वर्क हो गया, ठीक है। और साथ साथ तीसरा टूरिज्म पे डिपेंड है, ठीक है ना। लोग घूमने आते हैं, जैसे गुलमर्ग में आएंगे, पहलगाम में आएंगे, डल लेक में आएंगे। तो यहाँ पे जब टूरिस्ट आएंगे तो यहाँ का टूरिज्म बढ़ेगा, है ना। उससे क्या होगा? पैसा भी आएगा लोगों के हाथ में, तो इकॉनमी जो है वो अच्छी होगी, ठीक है। फिर हमारे पास सर्विस सेक्टर पे डिपेंड है। अब सर्विस सेक्टर क्या होता है? जो चीज़ें सर्विस देती हैं, जो चीज़ें सर्विस देती हैं, प्यारे दोस्तों ये याद रख लेना, ठीक है जी। जिसमें हमारे पास ना स्कूल क्या देता है? स्कूल हमारे पास एजुकेशन देता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सारे हमारे पास किस में आ जाते हैं? सर्विस सेक्टर में। तो हमने क्या सीख लिया? हमने सीख लिया कि जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी किस चीज़ पे डिपेंड करती है। एक तो एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर पे, दूसरा हैंडीक्राफ्ट्स पे, तीसरा टूरिज्म पे, चौथा सर्विस सेक्टर पे। अब समझ आ गया? आ गया होगा। देखो, बिगनर्स जितने भी हैं ना, आप ध्यान रखना, बाकी वालों को सब कुछ आता है। जो बहुत अरसे से तैयारी कर रहे हैं ना, उनको एक एक पॉइंट आता है। ये क्लासेस मैक्सिमम उन्हीं एस्पिरेंट्स के लिए हैं जो बिगनर्स हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फोकस करना है। चलिए ठीक है, यहाँ तक बातें समझ आ गई। देखिए, हमारा पढ़ाने का तरीका यही है, थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यूज करवाना। तो आप जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। क्या पूछ सकता है? टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। देखो, मैं खुद ही इकोनॉमी जो है फ़ा के लिए पढ़ाना चाहूँगा, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड थी, तो उसमें हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म ही अभी पढ़ा हुआ है। अब हम क्लासेज उसकी कंटिन्यू करेंगे और हमारा ये टारगेट रहेगा कि एक ही क्लास में पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है, चाहे वो 2 घंटे का लेक्चर हो, चाहे वो 3 घंटे का हो, ठीक है जी। तो वो हमारी क्लासेज जो है वो आपको पता ही है, पेड सब्सक्रिप्शन में चलती है। ओके, अब सुनो, आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है। पहली चीज़ तो ये आपको पता होनी चाहिए, एग्जामिनर पूछेगा। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर होता है, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर होता है, तीसरा हमारे पास टर्शियरी सेक्टर होता है, ठीक है। और फोर्थ वन हमारे पास क्वाटरनरी सेक्टर होता है, और एक हमारे पास क्वेनरी सेक्टर होता है, ठीक है। कितने हो गए? 5। ये पांचों आपको याद रखने हैं। अब मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि वो इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले प्यारे दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो प्राइमरी है ना, प्राइमरी यानी कि फर्स्ट सेक्टर यूजेस नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज किया जाता है, ठीक है। याद रख लेना, इसका सारा लेन देन किसके साथ होता है? नेचर से होता है। नेचर से सीधा जो चीज़ें ली जाती है ना, ये हमारे पास प्राइमरी सेक्टर्स में आती हैं। जो मैं बोल रहा हूँ ना, एक एक वर्ड, इसको पत्थर की लकीर समझ लो। क्या कहा मैं? नेचर के साथ जुड़ी चीज़। एग्जाम्पल हमारे पास इसमें एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री। आपके दिमाग में स्ट्राइक हो जाना चाहिए, सर ने क्या कहा था कि नेचर से सीधा जो चीज़ें आती हैं ये हमारे पास प्राइमरी सेक्टर में आती है। इसमें फार्मिंग भी हो सकता है। क्या हो सकता है? फार्मिंग भी हो सकता है। इसमें हमारे पास फिशिंग भी हो सकता है। क्या हो सकता है? फिशिंग, ठीक है। इसी में हमारे पास माइनिंग भी हो सकता है। क्या? माइनिंग। और इसी में हमारे पास फॉरेस्ट्री भी आ सकता है। तो आप समझ चुके हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि नेचर से सीधा जो चीज़ें आती हैं ना, ये हमारे पास प्राइमरी सेक्टर में आती है। एग्जाम्पल पूछ सकता है आपसे कि बताओ इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है प्राइमरी सेक्टर की, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। अब आ जाते हैं दूसरा, सेकेंडरी सेक्टर। देखो, सेकेंडरी सेक्टर की जब हम बात करते हैं ना, सेकेंडरी सेक्टर रॉ चीज़ों को फैक्ट्री में जो बदलना होता है, ठीक है। रॉ चीज़ों को जो फैक्ट्री में बदलना होता है ना, ये हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर में आता है। अब रॉ का मतलब क्या? सुनो, यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज में आता है। पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, क्या? मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज में आता है, ठीक। अब देखो, इसमें आ जाती हैं फैक्ट्रीज, इसमें आ जाता है फूड प्रोसेसिंग और हैंडीक्राफ्ट। जितनी भी चीज़ें आप ना, मतलब मान के चलो प्राइमरी सेक्टर से तो थी, जैसे एग्रीकल्चर, उसमें जो चीज़ें आएंगी वो आगे फर्दर उससे जो प्रोडक्ट्स बनेंगे ना, जो चीज़ें बनाई जाएंगी ना, रॉ चीज़ों को फैक्ट्री में लिया जाता है, फिर उससे आगे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, ठीक है, फैक्ट्री में। फूड प्रोसेसिंग, हैंडीक्राफ्ट, ये सारे के सारे सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, याद रख लेना। फिर हमारे पास ना टर्शियरी सेक्टर की बात करें। जब हम बात करते हैं टर्शियरी सेक्टर के बारे में, तो आपको क्या याद रखना है? देखो, टर्शियरी सेक्टर सर्विसेज के रिलेटेड होता है, मतलब सर्विसेज देना। इसमें क्या आ जाता है? जितनी भी आप सर्विसेज देते हो ना, ये हमारे पास टर्शियरी सेक्टर में आता है। एग्जाम्पल बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, टूरिज्म। पता है ये मैं क्यों बता रहा हूँ एग्जाम्पल साथ में ना, आपको एग्जाम्पल में इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन बना ले इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है टर्शियरी सेक्टर की, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं। आप में से अगर आप किसी ने SSC CGL का एग्जाम दिया होगा, UPSC में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना, प्रीवियस ईयर पेपर, JKPSC में क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं। इन चीज़ों को लाइटली मत लेना। तो JKSSB भी पूछ सकता है,
जेके एसएसबी पे तो एतबार ही नहीं है किसी को, ये कुछ भी पूछ लेता है, आपको पता होना चाहिए। कभी कभी ये बहुत ही ईजी पेपर पूछ लेता है, कभी कभी ये अनएक्सपेक्टेड पेपर पूछ लेता है। तो हमें हर एक चीज़ के साथ क्या करना है, तैयार हो जाना है, अपने आप को रेडी कर लेना है। ठीक है, जैसे क्या होता है जंग में जाने से पहले एक सोल्जर पूरी तरह से रेडी रहता है ना, ऐसे ही आप एग्जाम में जाने से पहले पूरी तरह से रेडी होने चाहिए। चलिए ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर आता है क्वेटरनरी सेक्टर। देखो क्वेटरनरी सेक्टर के बारे में याद रखोगे, नॉलेज और रिसर्च का जो काम रहता है, क्या बोला मैंने, जो नॉलेज प्लस रिसर्च का काम रहता है, किसका, रिसर्च का काम, ये किस में आ जाता है, ये क्वेटरनरी सेक्टर में आता है। जैसे एग्जांपल साइंटिस्ट, आईटी एक्सपर्ट्स, ये सारे किस में आते हैं, क्वेटरनरी सेक्टर्स में आते हैं। होप आपको समझ आया होगा। आपको एक पते की बात बताऊं, यूपीएससी में ना ये क्वेश्चन आ चुका है क्वेटरनरी सेक्टर के बारे में। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा लेकिन आया हुआ है। हाई लेवल डिसीजन मेकिंग एंड सोशल सर्विसेज में ये आता है, मतलब बड़े फैसले और जो सोशल सर्विसेज होती है ना, ये क्वेटरनरी सेक्टर में ली जाती हैं। इसमें सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स आते हैं, पॉलिसी मेकर्स आते हैं। तो अगर आपसे अब कोई डिफरेंस पूछेगा ना मेरे प्यारे दोस्तों, कि हमारे पास ये क्वीनरी सेक्टर क्या है, ये क्वेटरनरी सेक्टर क्या है, ये टर्शियरी सेक्टर क्या है, ये सेकेंडरी सेक्टर क्या है, ये प्राइमरी सेक्टर क्या है, आप सबका आंसर टिप ऑफ द टंग होना चाहिए कि मीजू सर ने ये चीज़ें हमें बताई थी। बिगनर्स को बोल रहा हूँ, बाकी तो माशाल्लाह अच्छे से चल रहे हैं सारे। तो ये चीज़ें अब आपको याद होनी चाहिए, इनकी एग्जाम्पल्स पता होनी चाहिए, इनकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। होप यहाँ तक बातें क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिया ना, द ओवरऑल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन इज कॉल्ड इकोनॉमी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब देखो एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, विच टाइप ऑफ इकोनॉमी इज मेनली कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। देखो अब आप कह रहे होंगे सर ये क्वेश्चन क्यों पढ़ा रहे हो। देखो अब आपको तो दिया गया है इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अब जरूरी नहीं वो आपको जेएंडके के रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है इस तरह का भी कोई क्वेश्चन बना ले। हर एक चीज़ की जड़ में जाना है। तो बताओ कौन सी टाइप ऑफ इकोनॉमी जो है मेनली कंट्रोल की जाती है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, कैपिटलिस्ट या फिर प्लान्ड। इसका आंसर आप सबने चूज कर लिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है ये मेनली कंट्रोल की जाती है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा। अब हम यहाँ पे ना टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को भी देख लेते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी टाइप्स रहती हैं इसकी। देखो ये चीज़ तो मैंने आपको पढ़ा दी ना कि इकोनॉमी का मतलब क्या है। इकोनॉमी का मतलब मीन्स द ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए रीजन और कंट्री, के ओवरऑल जो इकोनॉमिक कंडीशन है किसी रीजन या कंट्री की वो कैसी है, यही इकोनॉमी कहलाता है। ये दिखाता है कि हाउ पीपल अर्न मनी, कैसे लोग पैसा कमाते हैं, हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड, कैसे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं या फिर आगे इस्तेमाल होते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको ऊपर समझा दी, दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। ये भी आपको समझा दिया कि प्रोडक्शन में मेकिंग गुड्स को बनाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन में सप्लाइंग किया जाता है गुड्स को, और कंजम्पशन में यूजिंग किया जाता है गुड्स का, और एम्प्लॉयमेंट में जॉब्स वगैरह आती हैं। ये याद रखना, इन सब पे ही, इन सब पे याद रखना, इन सब को मिला के हमारे पास इकोनॉमिक सिस्टम बनता है। ठीक है, तो इन सब पे एक देश की, किसी रीजन की जो है इकोनॉमी वो डिपेंड करती है। ठीक है जी, ओके। अब यहां पे इस स्लाइड पे फोकस करना। देखो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। पहली जो होती है ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है। कौन सी, कैपिटलिस्ट। दूसरी हमारे पास सोशलिस्ट। कौन सी, सोशलिस्ट। अब सुनो, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि आप इजीली चीज़ों को रिलेट कर पाएँ। मान के चलते हैं, सोचो एक गांव या शहर है। क्या बोला मैंने, एक विलेज की एग्जाम्पल ली और दूसरी मैंने एक सिटी की एग्जाम्पल ली। एक तो मैंने विलेज की ली और दूसरी सिटी की ली। अब सवाल यह है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क अराइज होता है, पैसे का कंट्रोल किसके पास है। किसका कंट्रोल, जो मनी कंट्रोल है ना, ये किसके पास है। आपका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। ये भी हमारे पास एक क्वेश्चन मार्क ही है। तो इस बेसिस पर इकोनॉमी को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। कितनी टाइप्स में, 3 टाइप्स में। अब यही देखेंगे कि किस तरह से इस पैसे को कंट्रोल किया जाता है। तो सबसे पहले जो इसमें आया वो आया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, देखो इकोनॉमी रन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, ऐसी इकोनॉमी जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा चलाई जाए, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहलाता है। ठीक है जी, मेन एम इसमें प्रॉफिट होता है, मतलब पैसा कमाना होता है। पूछा जा सकता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, और गवर्नमेंट कंट्रोल इसमें बहुत लेस होता है। देखो जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस है ना, ये टॉपिक आपको वहाँ पे दिया गया है। टाइप्स ऑफ आपको ना एक मार्केट वाला दिया हुआ है, शायद आपको पता होना चाहिए, और इसी तरह से इसके रिलेटेड भी दिया गया है। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर पढ़ेंगे। तो ना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो इसमें इतना याद रख लेना, बिजनेस और पैसा प्राइवेट लोगों के पास होता है। किसमें, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। क्या बोला मैंने, बिजनेस और पैसा किसके पास होता है, प्राइवेट लोगों के पास होता है। अगर सिंपल वर्ड में समझें तो देखो फैक्ट्री की बात कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। कोई फैक्ट्री है, क्या है, कोई फैक्ट्री है, कोई दुकान है, कोई कंपनी है, कोई कंपनी है। तो लोगों की ये क्या होती है, ये फैक्ट्री, शॉप्स, कंपनी लोगों की अपनी होती हैं। तो लोग जो प्रॉफिट है, मुनाफे के लिए काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे
प्रॉफिट के लिए तो इसमें काम करेंगे ना कि हमें फ़ायदा हो, तो गवर्नमेंट का इसमें कम इंटरफेरेंस रहता है, मतलब कि गवर्नमेंट इसमें कम इंटरफेयर करती है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें ये याद रखना है कि ऐसी इकॉनमी जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा चलाई जाए ये कैपिटलिस्ट इकॉनमी होती है, और मेन एम इसमें सिर्फ प्रॉफिट ही रहता है और गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत कम होता है। और अगर आपसे एग्जामिनर कोई एग्जांपल पूछ लेगा कि कहाँ पे ये देखने को मिलता है, एक यूएसए में इस तरह की इकॉनमी देखने को मिलती है और एक यूनाइटेड किंगडम में इस तरह की इकॉनमी देखने को मिलती है। होप यहाँ तक बातें क्लियर हुई होंगी। अब दूसरा हमारे पास है सोशलिस्ट इकॉनमी। क्या है? सोशलिस्ट इकॉनमी। ध्यान से समझना, एक एक चीज़ पढ़ाऊँगा, टाइम पास नहीं करूँगा। तो सोशलिस्ट इकॉनमी में जब हम जाते हैं तो आपको क्या याद रखना है, इकॉनमी कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नमेंट। ऐसी इकॉनमी जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाए। किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है। इसमें यह बात सोचना कि सिर्फ JNK की यूटी है तो यहाँ पे यूटी का ना, इसको ऐसे समझो कि सारा कंट्रोल किसके पास होता है? गवर्नमेंट के पास। किसके पास? गवर्नमेंट के पास सारा कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट डज सेंट्रल प्लानिंग। देखो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कुछ बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं या कोई लैंड रिसोर्सेज हो गए, तो वो किसके होते हैं? हमारे पास सरकार के होते हैं, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ही वहाँ पे क्या करती है? प्लान को बनाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल प्लानिंग। उनके लिए जितने भी हमारे पास प्लान बनाए जाएंगे ना वो गवर्नमेंट के द्वारा, उसी को हम सेंट्रल प्लानिंग कहते हैं। और सब लोगों को बराबर उसमें से रिसोर्सेज मिलते हैं। तो प्राइवेट ओनरशिप इसमें नहीं देखने को मिलती, क्योंकि ये बड़ी इंडस्ट्रीज में ऐसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप क्या याद रखोगे? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूँ। मान लेते हैं ना, मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है और स्कूल है। क्या है? स्कूल, ठीक है। अब जो तुम्हारा स्कूल है, जो आपकी किताबें हैं, ये कौन देता है? स्कूल में गवर्नमेंट देती है। कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। तुम अपनी मर्जी से बिजनेस नहीं खोल सकते उसमें। गवर्नमेंट स्कूल में आप अपनी मर्जी तो नहीं ना चला सकते। यही है सोशलिस्ट इकॉनमी, एग्जाम्पल के तौर पे समझाया। तो आप इतना याद रख लेना, सारा कंट्रोल जिसमें गवर्नमेंट के पास होता है ये सोशलिस्ट इकॉनमी होती है। तो इसमें एग्जाम्पल है फॉर्मर USSR एग्जाम्पल है, और नॉर्थ कोरिया इसकी एक एग्जाम्पल है सोशलिस्ट इकॉनमी की, जहाँ पे सारा का सारा कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का। होप क्लियर हुआ होगा। तीसरा है मिक्स्ड इकॉनमी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है। एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मिक्स्ड इकॉनमी। देखो मिक्स्ड इकॉनमी में आपने वर्ड ही देख लिया मिक्स। क्या देख लिया? मिक्स। तो आपको समझ आ जाना चाहिए। देखो गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट भी हो प्लस प्राइवेट सेक्टर, प्लस प्राइवेट सेक्टर, दोनों क्या हूं? साथ हूं। दोनों साथ क्या करें? काम करें, वर्क करें। तो ये हमारे पास क्या हो गया? मिक्सअप। तो जब ये इन दोनों का मिक्सअप देखने को मिले तो आपका आंसर क्या होगा? मिक्स्ड इकॉनमी। क्या होगा? मिक्स्ड इकॉनमी। देखो इसमें हमारे पास ना कॉम्बिनेशन होता है कैपिटलिज्म का भी और सोशलिज्म का भी, दोनों का। जो ऊपर हम पढ़ रहे थे ना, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, दोनों का यहाँ पे याद रख लेना, कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है मिक्स्ड इकॉनमी में। इस तरह से भी वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन बन सकता है, वन लाइनर फॉर्म में। एक एक चीज नोट करना, ठीक है। तो बहुत गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे इकट्ठे काम करते हैं। इंडिया जो है ये भी किसको फॉलो करता है? मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम को। जैसे इंडिया, फ्रांस हो गया, ये यहाँ के कंट्रीज हैं। तो याद रखो एग्जाम्पल के तौर पे ना, सिंपली कुछ चीज़ें सरकार के पास होंगी, गवर्नमेंट के पास होंगी, ठीक है, और कुछ चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के पास होंगी। किसके पास होंगी? प्राइवेट सेक्टर के पास। दोनों मिलकर इसमें इकोनॉमी को चलाते हैं, ठीक है। जैसे कि स्कूल की बात कर लेते हैं। स्कूल में भी हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स भी होते हैं, प्लस हमारे पास इंडिया की एग्जाम्पल लें तो प्राइवेट स्कूल भी होते हैं। ऐसी बात है, हाँ। तो जैसे कि बैंक की एग्जांपल लें तो बैंक हमारे पास गवर्नमेंट बैंक भी होते हैं प्लस प्राइवेट बैंक भी होते हैं, है ना। समझ आया होगा। जैसे कि फैक्ट्री की एग्जांपल ले लें, फैक्ट्री गवर्नमेंट की भी हो सकती हैं, प्राइवेट भी हो सकती हैं। इंडिया में ऐसा देखने को मिलता है ना। रेलवे की बात करें, कुछ रेलवेज गवर्नमेंट के पास हैं, कुछ हमारे पास प्राइवेट हैं। तो ये प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट जहाँ पे देखने को मिले तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाता है। होप आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। फिर हमारे पास दिया गया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मैंने आपको ऊपर बता दिया ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर एक्टिविटीज़ डन टू अर्न इनकम। ये क्यों की जाती हैं? ताकि अर्न किया जा सके इनकम को कमाया जा सके, ठीक है। दीज एक्टिविटीज़ आर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। ये हमने ऊपर भी शॉर्ट में देखा था, अब थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। ये डिवाइड है 5 टाइप्स में, ठीक है। सबसे पहला है प्राइमरी एक्टिविटी, अभी बता दिया ऊपर, यानी कि डिपेंड डायरेक्टली जिसमें नेचर पे होता है, यूज़ किया जाता है नेचर रिसोर्सेज का, जैसे लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, समझ आ गया। जिसमें एग्रीकल्चर इसकी एग्जांपल है, जैसे फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एंड क्वेरी। तो ये सारी एग्जांपल्स आप याद रख लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे प्यारे दोस्तों, मार्क करो, इंपॉर्टेंट, किसी ना किसी एग्जाम में आएगा। यहाँ पे JKSSB ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है इस तरह से, इसमें JKPSC ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है इस तरह से, प्लस UPSC में भी आ चुका है, प्लस SSC CGL में भी आ चुका है। अब क्या आ चुका है? सुनना,
वर्कर्स जो होते हैं ना प्राइमरी एक्टिविटीज में, ये रेड कॉलर वर्कर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रेड कॉलर वर्कर्स कहलाते हैं, जो आउटडोर वर्क के नाम से भी जाने जाते हैं। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। एग्जामिनर पूछेगा प्राइमरी एक्टिविटी में जो वर्कर्स काम करने वाले होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? रेड कॉलर वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि आउटडोर वर्क की कैटेगरी में आते हैं। ओके क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा टाइप सेकेंडरी एक्टिविटीज। देखो, कन्वर्ट किया जाता है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में। क्या कहा मैंने? कि हमारे पास किस चीज को कन्वर्ट किया जाता है? रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को जब आप फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे आपने फसल उगाई थी, वीट की मान लेते हैं, है ना, तो वीट गंदम थी, ये मशीन्स में फैक्ट्रीज में गया तो इससे आटा बना, तो फिनिश्ड गुड आपका क्या मिल के आया? आटा। तो ये चीज़ें आपको याद रखना, ये ऐड किया जाता है, वैल्यू को इंक्रीज किया जाता है, यूजफुलनेस को इसमें, मतलब रॉ चीज़ों को पक्का सामान बनाना, ठीक है, कच्ची चीज़ों को सही सामान बनाना, ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आता है। मिसाल के तौर पे इसमें एग्जांपल आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, सीमेंट फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड बिल्डिंग्स, ये इसी में आ जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्कर्स जो होते हैं इसमें, ये ब्लू कॉलर वर्कर के नाम से जाने जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सेकेंडरी एक्टिविटी में कौन से वर्कर्स आते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों ब्लू कॉलर वर्कर्स आते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स। क्लियर हुआ होगा। फिर दोबारा से सेकेंडरी एक्टिविटी की अगर एग्जांपल दे दूं, अगर आप में से कोई बिल्कुल नहीं, जिसको पता, कोई बिगिनर है, तो देखो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कॉटन होता है ना, कॉटन से क्या बनता है? क्लॉथ बनते हैं। तो कॉटन तो पहले क्या था? प्राइमरी। जब इससे कपड़ा बना तो सेकेंडरी बन गया। मिल्क था, दूध, दूध से आप क्या बनाते हो? बटर, बटर और चीज़। अब ये फैक्ट्रीज में गया होगा तो इससे ये बना होगा, जो दूसरा ये चीज़ बन गई। वुड है, वुड लकड़ी नेचुरल है, प्राइमरी है। फिर साथ में जब इसी से फर्नीचर बना, तो फर्नीचर यानी फिनिश्ड गुड बना, तो ये सेकेंडरी एक्टिविटी में आ गया। समझ आ गया? फैक्ट्री में जब चीज़ को जाती है ना, फैक्ट्री में, तो इस कोई भी चीज़ होगी उसकी वैल्यू जो होती है ना, वैल्यू वो बढ़ जाती है, चीज़ को यूजफुल बना दिया जाता है। तो समझ आ चुका होगा। वर्कर्स याद रखना ब्लू कॉलर वर्कर्स के नाम से जाने जाते हैं। चलिए फिर आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास दिया गया है तीसरा टर्शियरी एक्टिविटीज। सुनो, ये किसके रिलेटेड होता है? अभी बताया था आपको, ये सर्विसेज के रिलेटेड होता है। किसके रिलेटेड? सर्विसेज के रिलेटेड। ठीक है जी, आप सुनना ज़रा। ये क्या, इसमें क्या होता है? सर्विस देना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक टीचर का रोल प्ले कर रहा हूँ ना, तो ये भी हमारे पास इसमें आ जाएगा। कोई डॉक्टर है, क्या है? डॉक्टर है, वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, कोई बैंक है, वो हमारे पास इसमें आ जाएगा। समझ आ गया? तो प्रोवाइड जब सर्विसेज की जाए, किसको? लोगों को। क्या प्रोवाइड किया जाए? सर्विसेज लोगों को दी जाए, तो ये हमारे पास टर्शियरी एक्टिविटी में आ जाता है। हेल्प इन ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, इसमें ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में मदद की जाती है, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में मदद की जाती है। होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। यहाँ चीज़ें नहीं बनती, यहाँ पे सिर्फ सर्विस मिलती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, जिस चीज़ में सर्विस मिले वो टर्शियरी एक्टिविटीज़ में आता है। होप आपको क्लियर हुआ होगा। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की एग्जांपल है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंसेज की एग्जांपल है, एजुकेशन स्कूल कॉलेजेस इसकी एग्जांपल है, हेल्थ सर्विसेज हॉस्पिटल इसकी एग्जांपल है। एग्जामिनर पूछेगा बताओ टर्शियरी एक्टिविटी कौन सी एग्जांपल है। तो वर्कर्स के बारे में अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो वर्कर्स इसमें वाइट कॉलर वर्कर्स होते हैं। जितने भी सर्विस देने वाले लोग आ जाते हैं ना, ये किस में आ जाते हैं? वाइट कॉलर वर्कर्स में आ जाते हैं। होप आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। फिर यहाँ पे फोकस करें ज़रा। यहाँ पे क्या दिया गया है? क्वेटरनरी एक्टिविटीज़। क्वेटरनरी एक्टिविटीज़ की बात करें तो याद रखना, ये नॉलेज बेस्ड होती है। कौन सी होती है? नॉलेज बेस्ड। इन शॉर्ट भी आप याद रख सकते हो, नॉलेज बेस्ड। ओके, आप सुनो, बेस्ड होती है नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन पे। इसमें सारा दिमाग का काम होता है। किसका काम होता है? दिमाग का। पार्ट ऑफ टर्शियरी सेक्टर माना जाता है, लेकिन ये नॉलेज सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। अब क्यों? इसमें पता है कौन से लोग आते हैं? जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, आईटी प्रोफेशनल्स हो गए, टैक्स कंसल्टेंट्स हो गया, या फिर हम कह सकते हैं साइंटिस्ट इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। आईटी एक्सपर्ट मैंने आपको एग्जांपल बताई। ये आपको ना कहीं क्वेश्चन आ सकता है। रिसर्चर्स भी इसकी एग्जांपल्स में आ सकते हैं। रिसर्चर्स, देखो मैं इस टॉपिक को ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि आप अगर बिगनर को, तो आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएं। ठीक है, होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। फिर क्विनरी एक्टिविटीज़ आती हैं। 5th नंबर पे क्या आता है? क्विनरी एक्टिविटीज़। क्विनरी एक्टिविटीज़ देखो, यहाँ पे डिसीजन मेकर्स आते हैं। कौन आते हैं? डिसीजन मेकर्स। कौन आते हैं? डिसीजन मेकर्स। याद रखना, सुनो, यहाँ पे क्या लिखा गया है? फोकस ऑन डिसीजन मेकिंग एंड न्यू आइडियाज़। इसमें जो है ना, फोकस डिसीजन मेकिंग एंड न्यू आइडियाज़ पे किया जाता है। इसमें रिक्वायर होता है हाई स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। हाईली पेड जॉब्स इसमें देखने को मिलती हैं। आपको क्या याद रखना है?
बड़े फैसले जितने भी किए जाते हैं ना, जो बड़े फैसले लेने वाले लोग होते हैं वो इसी एक्टिविटी में आते हैं, जिसमें सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स आ सकते हैं। आपसे कोई भी पूछ सकता है, आप भी किसी से ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि बता एक एग्जाम्पल, क्विनरी एक्टिविटीज़ की एग्जाम्पल क्या होती है। रिसर्च साइंटिस्ट, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता इन चीज़ों का। बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, लीगल एंड फाइनेंशियल एडवाइजर्स, ठीक है, पॉलिसी मेकर्स, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं, इसी में आते हैं। ठीक है, समझ आया होगा। और प्यारे दोस्तों, अगर आपको पूछा जाए ना कि हमारे पास इसमें जो वर्कर्स होते हैं ये किस नाम से जाने जाते हैं, तो गोल्ड कॉलर जॉब के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से? गोल्ड कॉलर जॉब के नाम से, गोल्ड कॉलर जॉब के नाम से। होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने जो नोट्स बनाए ना, इनमें बहुत ज़्यादा हमारा टाइम जाता है और बड़ी मेहनत लगती है। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है प्राइमरी नेचर बेस्ड होता है, आपको पता ही है। सेकेंडरी फैक्ट्री बेस्ड होता है, टर्शियरी सर्विस बेस्ड होता है, क्वाटरनरी नॉलेज बेस्ड होता है और क्विनरी डिसीजन बेस्ड होता है। जो चीज़ें मैंने आपको ऊपर पढ़ाई वो इन शॉर्ट हमने यहाँ पे भी बता दी। होप आपको एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर पॉइंट्स क्लियर हुए ना तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, बहुत कंजूसी दिखाते हो आप। मैंने देखा है आपको कोई 10 क्वेश्चन दे रहा होगा MCQs के, मैंने वहाँ पे देखता हूँ यार हज़ार हज़ार लाइक होते हैं, पता नहीं क्या चीज़ है। मतलब हम इतनी मेहनत से आपके लिए काम कर रहे हैं, आप एक लाइक नहीं कर सकते यार। वीडियो को लाइक करने से हमारा क्या होता है, देखो लाइक करने से ही होता है हमें मोटिवेशन मिलती है। क्या मिलती है? मोटिवेशन। और हमारी मोटिवेशन कौन है? आप लोग, समझ रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहीं पे ना जो मैंने चीज़ें आपको समझाई उसी पे बेस क्वेश्चन है। देखो, विच टाइप ऑफ इकोनॉमी इज मेनली कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, अभी पढ़ा दिया था ना आपको। तो इसका आंसर क्या आएगा? कैपिटलिस्ट। देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी है जिसने बिजनेसेस जो होते हैं ओन किए जाते हैं और कंट्रोल किए जाते हैं किसके द्वारा? प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा। किसके द्वारा? प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा। समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड माइनिंग बिलोंग्स टू विच इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि जो एग्रीकल्चर है, जो फिशिंग है, जो माइनिंग है, ये किस इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ रिलेट है। अभी मैंने आपको समझा दिया, आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा। देखो यहाँ पे आपको नेचर बेस्ड चीज़ें लग रही है ना सारी, तो आप आंसर क्या चूज करोगे? प्राइमरी, ऑप्शन नंबर ए। दीज एक्टिविटीज यूज नेचर रिसोर्सेज डायरेक्टली, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर आपके सामने दिया गया बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट एंड एजुकेशन आर पार्ट ऑफ विच सेक्टर, अभी समझा दिया ना बच्चों की तरह। बताएं जरा क्या आंसर आएगा? सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी, टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, दीज आर सर्विसेज एक्टिविटीज नॉट प्रोडक्शन, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो पढ़ा रहा हूं ना उसी पे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, इसी तरह से इन सीक्वेंस चलेंगे, इन सीक्वेंस। आपको बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे आपसे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? द एस्टिमेटेड नॉमिनल GSDP ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 2024-2025 इज, कि जो हमारे पास GSDP है ना जम्मू एंड कश्मीर का, एस्टिमेटेड नॉमिनल GSDP की बात हो रही है 2024-25 में, ये कितना था? बताएं जरा क्या आंसर रहेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, सही से आंसर चूज करो, जल्दी से आंसर चूज करो। आप सभी ने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है 2.65 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, जो एस्टिमेटेड नॉमिनल, याद रखना ये क्या है? नॉमिनल ग्रॉस, आपसे ना फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर द फिस्कल ईयर 2024 की अगर हम बात करते हैं या 25 की, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना था? रुपीज 2.65 लाख करोड़। ठीक है, करोड़। ओके, तो ये लगभग 35 बिलियन डॉलर्स था, इतना आप मान के चल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब यहीं पे ना क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है, विच सेक्टर इज बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट इन जम्मू एंड कश्मीर ड्यू टू टूरिज्म ग्रोथ, कि कौन सा सेक्टर जो है बन रहा है मोर इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी जम्मू एंड कश्मीर में टूरिज्म ग्रोथ की वजह से। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारे पास आंसर क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जल्दी से आंसर चूज करो। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास सर्विस सेक्टर। क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर सी, सर्विस सेक्टर। देखिए, JNK में सर्विस सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है अगर हम बात करें? टूरिज्म बढ़ने की वजह से। JNK आपको पता ही है क्या है, एक फेमस, याद रख लेना, टूरिस्ट हब माना जाता है। ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे तो ज़्यादा सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? सर्विसेज की नीड पड़ेगी। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि हॉस्पिटलिटी। क्या? हॉस्पिटलिटी। ठीक है ना, यहाँ पे हॉस्पिटलिटी सेक्टर जो है ये ग्रो हो रहा है। जैसे कि इसकी बात करें, गेस्ट हाउसेज की बात करें, है ना,
और वैसे भी आपको पता है यहाँ की हॉस्पिटलिटी बहुत ज़्यादा क्या फेमस है। रेस्टोरेंट्स की बात करें, इन सब से लोगों का रोज़गार यानी कि जॉब्स जो होते हैं ना, ये इनको मिलते हैं, रोज़गार मिलता है, तभी तो इम्पोर्टेंट है। आगे अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को भी फ़ायदा होता है ना फ़ायदा। जैसे जो टैक्सी ड्राइवर होंगे, जो हमारे पास बसेस ड्राइवर होंगे, लोकल ट्रांसपोर्ट, तो टूरिस्ट को घूमने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए ना, तो इससे ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, इन चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होंगे। फिर अगर हम बात करें, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, ठीक है, जैसे शॉल्स हो गए, यहीं पे कारपेट्स हो गए, है ना, कारपेट्स के साथ वुड वर्क हो गया, चीज़ों को बस समझना है आपको। तो ये टूरिस्ट यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे, इन चीज़ों को खरीदेंगे ना, समझ रहे होंगे, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जे&के की जो इकोनॉमी है ना, ये डाइवर्सिफाई हो रही है, मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड नहीं है, ठीक है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड होकर काम नहीं हो रहा, सर्विस सेक्टर से नई इनकम सोर्सेज मिलते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बढ़ती हैं, जैसे गाइड्स हो गए, ड्राइवर्स हो गए, होटल स्टाफ हो गया, शॉपकीपर्स हो गए, तो यहाँ का जो यूथ है उनके लिए न्यू जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिलेगा। टूरिस्ट से ज़्यादा पैसा आता है तो सर्विस सेक्टर जीडीपी को क्या करता है, बूस्ट करता है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, रोड्स हो गई, एयरपोर्ट्स हो गए। नंबर सी इसका सही आंसर था। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्यारे दोस्तों, फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, द रियल जीएसडीपी ग्रोथ रेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 2024 इज अप्रॉक्सीमेटली, कि जो रियल जीएसडीपी ग्रोथ रेट था जम्मू एंड कश्मीर का 2024-25 में, ये कितना था, बताएं ज़रा। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे, जल्दी से आंसर चूज करें। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आप सभी ने आंसर चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7.06%। 7.06% इज द करेक्ट आंसर। अगर हम अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2024-2025 की बात करें, 2025 की बात करें, तो यहाँ पे ये याद रखना है कि जो रियल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट जो जम्मू एंड कश्मीर का है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए, ये हमारे पास कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 7.06% है। होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है, इतना आपने याद रखना है। अगर आपसे यहाँ पे क्या पूछा जाए, नॉमिनल जीएसडीपी ग्रोथ पूछा जाए ना, कितना रहा है, तो याद रखना प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट एस्टिमेटेड एट 11.19%, ठीक है, इतना आप याद रख सकते हैं। होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अबाउट हाउ मेनी टूरिस्ट विजिटेड जम्मू एंड कश्मीर इन 2024, कि लगभग कितने टूरिस्ट ने विजिट किया जम्मू एंड कश्मीर में 2024 में। इस तरह का क्वेश्चन बना है, तो आपको ना इस तरह वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन याद तो रखना ही है। इस क्वेश्चन का आंसर आप याद रख सकते हैं 2.3 करोड़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन जम्मू एंड कश्मीर डिक्रीज टू डैश इन 2025। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, बताइए ज़रा क्या आंसर आएगा। आप सभी ने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 6.1%। क्या आंसर है, 6.1%, ठीक है। बेस्ड ऑन अगर हम बात करते हैं जो भी हमारे पास ऑफिशियल डेटा सोर्सेज होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू एंड कश्मीर में ये रिकॉर्डेड किया गया है लगभग 6.1% फॉर द जुलाई टू सितंबर, अगर हम क्वार्टर ऑफ 2025 की बात करते हैं, जो डेटा देखने को मिलता है, जो क्या है, विच वाज हायर देन द नेशनल एवरेज ऑफ लगभग 5.2% हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इतना आप याद रख लेना, 6.1%, ओके। अब इस स्लाइड पे आ जाओ। इस स्लाइड पे आने से आपको क्या याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी 2024-2025 दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी 2024-2025, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया, ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेटस क्या रहा, जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी इज ग्रोइंग रैपिडली एंड स्टेडली, कि जो हमारे पास है ना जे&के की इकोनॉमी है, इसका क्या हाल है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जे&के की इकोनॉमी तेज़ और स्टेडली ग्रो कर रही है, मतलब हर साल थोड़ा थोड़ा बेहतर हो रहा है, ईयर बाय ईयर, इसका मीनिंग ये निकलता है, ईयर बाय ईयर, ठीक है, ईयर बाय ईयर ये क्या हो रही है, थोड़ा थोड़ा बेटर हो रही है, ओके। यहाँ पे क्या लिखा गया है, टोटल वैल्यू ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि जीएसडीपी की अगर हम बात करते हैं, किसकी, जीएसडीपी की, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, ठीक है। जीएसडीपी क्या होता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये लगभग हमारे पास जो देखने को मिल रहा है 2.65 लाख करोड़ 2024-25 के लिए, 2024-25 के लिए, ठीक है, ये याद रख लेना। और यहाँ पे इतना भी याद रख लेना, स्टेट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, मतलब कि एक साल में स्टेट के अंदर कितना पैसा बना, ठीक है, एक साल के अंदर स्टेट में कितना पैसा बना,
तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब ना मैंने क्या बोला, JNK का GSDP 2024 और 2025 की बात कर रहा हूँ, यही बात कर रहा हूँ ना। तो इसमें आपको प्यारे दोस्तों क्या याद रखना है, लगभग रुपीज़ अगर हम बात करते हैं 2.65 लाख करोड़ हमें देखने को मिला है, ठीक है, 2024-25 के लिए। मतलब क्या हुआ, मतलब JNK की इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग हो रही है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखोगे। अब आपको प्यारे दोस्तों क्या याद रखना है, देखो यहां पे लिखा गया है ग्रोथ इज मेनली ड्राइवन बाई, ग्रोथ इज मेनली ड्राइवन बाई, एक तो टूरिज्म दिया गया है, हॉर्टिकल्चर दिया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दिया गया है कि JNK की जो इकोनॉमी है ना इन वजह से बढ़ रही है। एक तो टूरिज्म की वजह से, ठीक है, टूरिस्ट आएंगे यहाँ पे, हॉर्टिकल्चर जैसे एप्पल्स की प्रोडक्शन होती है, वॉलनट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन चीज़ों से हमारे पास यहाँ का जो मेन ग्रोथ का रीज़न है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इकॉनमी जो है ये ग्रेजुअली यहाँ पे शिफ्टिंग है। अब इससे मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हमारे पास ना पहले इकॉनमी सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही थी JNK की, एग्रीकल्चर पे कर रही थी, आप सबको मालूम ही है। अब जो हमारे पास है इकॉनमी ये सर्विस सेक्टर की तरफ भी जा रही है, फ्रॉम बिंग मेनली एग्रीकल्चर बेस्ड टुवर्ड सर्विस सेक्टर ग्रोथ, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, एजुकेशन, हेल्थ, IT, मतलब इकोनॉमी सर्विस सेक्टर की तरफ जा रही है जिसमें टूरिज्म हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेड हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, IT सेक्टर हो गया। इससे इकोनॉमी डाइवर्सिफाई हो रही है, सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड नहीं हो रही। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या दिया गया है, कि इकोनॉमिक इंडिकेटर 2024-2025 की बात करते हैं जब प्यारे दोस्तों, तो नॉमिनल GSDP की बात करें, एट करंट प्राइसेस की बात करें तो 2.65 लाख करोड़, याद रख लेना, करंट प्राइसेस पर कैलकुलेट किया गया जो हमारे पास नॉमिनल GSDP है ये यहाँ का कितना, रुपीज़ 2.65 लाख करोड़, ये पॉइंट आप नोट कर लेना, ठीक है। फिर अगर आपसे रियल यहाँ पे पूछा जाए GSDP ग्रोथ आफ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन, को एडजस्ट करने के बाद, इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई, तो ये हम इकोनॉमी में भी पढ़ेंगे, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जो हमारे पास सीरीज है, तो आपको सब चीज़ें समझ आने वाली हैं। ये लगभग 7.06% रहने वाला है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि महंगाई जो इन्फ्लेशन है ना, हटा कर भी इकोनॉमी यहाँ पे ग्रो कर रही है, इन्फ्लेशन को हटा करके भी हमारे पास जो इकोनॉमी है यहाँ पे ग्रो कर रही है, ग्रोथ हेल्थी और स्टेबल है यहाँ पे, ठीक है, अराउंड 7.06%, यानी ये क्या बताता है कि हेल्थी एंड स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर नॉमिनल GSDP ग्रोथ रेट की बात करें तो ये लगभग ना एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाई अबाउट 11.19%, ये फैक्ट मैंने आपको ऊपर भी आई थिंक बता दिया था, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। टोटल इकोनॉमी की जो वैल्यू है ना ये अच्छी स्पीड से बढ़ रही है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट वैल्यू की बात करें कि JNK का, अगर हम बात करें JNK क्या बाहर भेज रहा है, एक्सपोर्ट, ठीक है, बाहर क्या क्या भेज रहा है, तो टोटल एक्सपोर्ट में अगर हम बात करें लगभग अराउंड यहाँ पे 1722 करोड़ बाई फेब 2025 ये देखने को मिल रहा है, लगभग कितना 1722 करोड़ फेब 2025 तक। मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स इसमें अगर हम बात करते हैं तो हार्टिकल्चर प्रोडक्ट रहे, जिसमें अगर हम बात करते हैं हार्टिकल्चर में एप्पल्स, वॉलनट्स एंड ज़ैफ़रॉन रहा, और हैंडीक्राफ्ट्स में बात करें तो जिसमें आपको पता है हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम प्रोडक्ट्स में शॉल्स आएंगे, यहाँ के कारपेट्स आएंगे क्योंकि ये बहुत पॉपुलर हैं, और वुड प्रोडक्ट भी आ सकते हैं, वुड प्रोडक्ट। ओके, क्लियर हो रही है बातें, मज़ा आ रहा है पढ़ने का, आ रहा होगा। तो आपको क्या याद रखना है, इससे लोकल लोगों का रोजगार बढ़ता है, क्या बढ़ता है, रोजगार, ठीक है, स्टेट को फॉरेन इनकम आती है, रोजगार बढ़ता है, ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखोगे। फिर हमारे पास दिया गया है टूरिज्म ग्रोथ, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो टूरिज्म ग्रोथ के बारे में क्या याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, अबाउट 2.3 करोड़ टूरिस्ट विजिट किए थे 2024 में, और ये क्या दिखाता है, एक मेजर इंक्रीज दिखाता है आफ्टर 2019, ठीक। तो टूरिस्ट की यहाँ पे संख्या जो है ना ये लगभग कितनी बढ़ी, 2.3 करोड़ टूरिस्ट ने 2024 में यहाँ विजिट किया, और टूरिज्म जो है ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है, क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर मेरे प्यारे दोस्तों JNK इकोनॉमी का। समझ रहे हो बात को, समझ रहे होंगे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या बात करोगे, देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिड्यूस हुआ है, यहाँ पे कम हुआ है 6.1 इन 2025, ठीक है, ये फैक्ट आप याद रख सकते हो, पूछ सकता है एग्जामिनर। अर्लियर ये था 6.7% 2019 में, रेट कम हो रही है थोड़ी सी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहले से कम हो रही है, मतलब पहले से कम लोग यहाँ पे बेरोजगार हैं, टूरिज्म, सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जॉब्स बढ़ रही हैं, तो ये याद रखना, ये इंडिकेट करता है कि इंप्रूवमेंट हुआ है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखो सबसे अच्छी बात,
समरी लास्ट पे दी गई है पढ़ने के लिए। जीएसडीपी की बात करें 2024-2025 के लिए ₹2.65 लाख करोड़। रियल ग्रोथ रेट 7.06%, नॉमिनल ग्रोथ रेट 11.19%। टूरिस्ट 2024 में कितने आए 2.3 करोड़। एक्सपोर्ट वैल्यू 1722 करोड़। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2025 6.1%। की ग्रोथ सेक्टर टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज। होप आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपने देखा क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या था, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन जम्मू एंड कश्मीर डिक्रीज टू डैश इन 2025 6.1%। इसका सही आंसर था। अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है 11, द एस्टिमेटेड टोटल जीएसडीपी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर 2025-2026 पूछ लिया गया। अब यहाँ पे ईयर देख सकते हैं आप, क्या आंसर आएगा, चार ऑप्शन आपके सामने। सिंपल है, इसका आंसर आएगा 2.88 लाख करोड़। याद रख लेना, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली है, ठीक है, इस तरह से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना। और इसमें प्रोजेक्टेड ग्रोथ लगभग 9.5% से लेकर 10% देखने को मिल रही है, ठीक है, ओवर द प्रीवियस ईयर अगर हम बात करते हैं तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे बात हो रही है 2025-26 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन पे, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द लार्जेस्ट शेयर टू जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी इन 2025-2026 कि कौन सा सेक्टर जो है जिसने कंट्रीब्यूट किया लार्जेस्ट शेयर जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी में 2025-26 के लिए। बताओ यहाँ पे क्या आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सर्विस सेक्टर। क्या आंसर है, सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है लार्जेस्ट शेयर टू जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी इन 2025-2026। देखो आपको याद रखना, जैसे मान लेते हैं, सोचो जेएंडके की इकोनॉमी एक क्या है, केक है, क्या है, केक, ठीक है। इस केक के हम क्या कर देते हैं, इस केक के हम 3 बड़े टुकड़े कर देते हैं, 3 पार्ट कर देते हैं, 1 2 3, चलिए 3 पार्ट हो गए, समझ रहे हो। एक हमारे पास सर्विस सेक्टर हो गया, एक हमारे पास प्राइमरी सेक्टर हो गया और एक हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर हो गया, समझ रहे हो। अब इनको सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। सर्विस सेक्टर को हम देखते हैं, जब सबसे बड़ा हिस्सा इसी का है, याद रखना ना, लगभग 61.7% से लेकर 62% इसका रोल है सर्विस सेक्टर का, यानी कि सर्विस देने का जो काम होता है, जिसमें टूरिज्म, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सरकार काम करती है, हॉस्पिटैलिटी, ये चीज़ें आ जाती है। तो जेएंडके की इकोनॉमी का सबसे बड़ा पार्ट सर्विस से ही आता है। अगर हम 2025-2026 की बात करते हैं, टूरिज्म इस सेक्टर का इंजन माना जाता है, याद रख लेना। इसीलिए बोलते हैं कि जेएंडके इकोनॉमी सर्विस बेस्ड इकोनॉमी बन रही है। क्या बन रही है, सर्विस बेस्ड इकोनॉमी, ये चीज़ याद रखना, इतनी बात याद रख लेना। और दूसरा प्राइमरी सेक्टर जो नेचर वाला है ना, उसमें भी लगभग वो 20% उसका यहाँ पे योगदान रहता है, जो नेचर से सीधा काम आता है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एप्पल, ज़ैफरॉन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना। और ये जो हमारे पास है ना, कौन सा, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर जो हमारे पास नेचर से जुड़ा है, इसमें ये बात आप जरूर याद रख सकते हैं कि ये सेक्टर 70% जो रूरल पॉपुलेशन है ना, जो देहात की पॉपुलेशन होती है, इसकी सपोर्ट करता है, ठीक है, रूरल पॉपुलेशन की 70%, मतलब गांव के लोग ज्यादातर इसी पर डिपेंड रहते हैं, किस पे, प्राइमरी सेक्टर पे। इस तरह से भी क्वेश्चन बना सकता है, गांव के लोगों का जीवन जो है ना, वो किस पे डिपेंड है, वो प्राइमरी सेक्टर पे ही डिपेंड है। फिर हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो मैं क्या कह रहा हूँ, सेकेंडरी सेक्टर का लगभग 18.3% रोल है। 18.3% रोल हमें अगर हम बात करते हैं ना, या एग्जैक्ट जो करंट डेटा है उसके हिसाब से लगभग 18% या 18.3% समथिंग सेकेंडरी सेक्टर का रोल देखने को मिलता है। यानी फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, रोड्स, टनल्स आते हैं। तो इतना याद रखना कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस सेक्टर को ग्रो कर रहा है, जैसे सड़कें हो गई, टनल्स हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए। तो इसमें ज़्यादा काम होंगे तो ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी, तो इतना आप याद रख लेना, ठीक है। इसमें लगभग इस तरह याद रखना, सर्विस सेक्टर 62% रोल प्ले करता है, प्राइमरी सेक्टर इसमें 20% करता है और सेकेंडरी इसमें लगभग 18% करता है। होप आपको ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन जम्मू एंड कश्मीर। सिंपल है, टूरिज्म, ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा हो गया जेएंडके के लिए, सर्विस, ठीक है। और गाँव का सहारा कौन सा है, प्राइमरी सेक्टर जेएंडके में, समझ रहे हो ना बातों को, प्राइमरी सेक्टर किसका है, गाँव का सहारा, और सेकेंडरी सेक्टर डेवलपमेंट का बेस माना जाता है। होप आपको ना बच्चों की तरह मैं चीज़ें समझा रहा हूँ, समझ आ रही होंगी, ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखो यार, आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से किसी भी एस्पायरेंट को ना जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट का स्टडी मटेरियल चाहिए, साथ ही साथ OMR बेस्ड टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आपको ये मिल जाएगा। इसमें आपको डिस्काउंट मिला के ये फी 399 रुपये पड़ेगी, और इसमें आपको ना फुल लेंथ टेस्ट जो हमारे पास 10 रहेंगे, 5 ऑलरेडी हमने कंडक्ट करवा दिए हैं, टेस्ट OMR बेस्ड रहेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने पहला टेस्ट आप सबके लिए फ्री करवाया था, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, फुल लेंथ टेस्ट जूनियर असिस्टेंट ये
5th नंबर का टेस्ट हमने रात को आपको प्रोवाइड किया था। बाकी आप पीडीएफ देख सकते हो इस तरह से, वेदर एंड क्लाइमेट एमसीक्यूज का पीडीएफ, जूनियर असिस्टेंट फुल लेंथ टेस्ट 4, इंपॉर्टेंट डेट्स इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, कंप्लीट रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पीडीएफ, आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या हुआ, सारी चीज़ें, सारे पीडीएफ हमने यहाँ पे ऑलरेडी डाल दिए हुए हैं। जैसे सिनोनिम्स की बात करें, सेक्शनल टेस्ट भी हमने कुछ आपके कंडक्ट करवाए, हिस्ट्री के जो एमसीक्यू पार्ट हमने यूट्यूब पे अपलोड करे उनके पीडीएफ, साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर करंट अफेयर्स 2025 आप देख सकते हैं, इंग्लिश क्लासेस। तो इस तरह से ये सारे के सारे पीडीएफ हमने टेलीग्राम पे शेयर किए हुए हैं। डेली बेसिस पे हम डालते रहते हैं मटेरियल, और अच्छा मटेरियल डालते हैं। जैसे कि ये सेशन हो रहा है ना, इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। जब तक आपका एग्जाम होता है ये सब्सक्रिप्शन आपके पास रहेगी, ठीक है। इसकी फी आपको सिर्फ 399 रुपये पड़ेगी। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट अगर ये टेस्ट सीरीज देना चाहे, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया, इस नंबर पे आप मैसेज करके बाकी का प्रोसीजर जान सकते हैं। अब इसी तरह से ना फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का हमारा पेड टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन है। इसमें वीडियोस लेक्चर भी आपको मिलते हैं। पहले वीडियो मिलता है, फिर साथ में पीडीएफ मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इकोसिस्टम एंड इट टाइप्स। कल मैम ने यहाँ पे क्लास ली थी इकोसिस्टम एंड इट टाइप्स पे, तो ये पीडीएफ हमने प्रोवाइड कर दिया वीडियो के साथ साथ। वीडियोस का सेक्शन मिलता है, वीडियो में जाना है, वहाँ पे लिंक आपको प्राइवेट मिलेंगे, आप देख सकते हैं। पीएफएमएस जो मैंने आपको थ्योरी करवाया फाइनेंस के लिए, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। विटामिन्स का भी हो गया है, मैम ने पढ़ा दिया। कंप्लीट रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूट्यूब पे ही करवाया था, तो यहाँ पे पीडीएफ हमने दे दिया। परमुटेशन की क्लासेस हो चुकी हैं और कम्बिनेशन की, ठीक है। अब आज प्रोबेबिलिटी की क्लास हुई थी पहले। तो इस तरह से जम्मू एंड कश्मीर करंट अफेयर्स, कम्युनिकेबल डिजीज में हमने पढ़ा दिया। वोचर सोर्स डॉक्यूमेंट, हमने जो जो पढ़ा रहे हैं साथ साथ उसका पीडीएफ प्लस आपको वीडियो लेक्चर देते हैं। तो ये चीज़ें सारी आपको पेड टेलीग्राम में मिलने वाली हैं। अगर आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो तो ये आपको डिस्काउंट मिला के फी 569 पड़ जाएगी। टोटल फी आज अगर आप ज्वाइन करोगे तो 569 पड़ जाएगी। तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं अगर कोई आप में से इंटरेस्टेड है तो, अगर हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहता है। बाकी आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़े। अगर कोई हमसे मिलकर तैयारी करना चाहता है तो आप कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये क्लास हुई है आज ही, पार्ट फास्ट प्रोबेबिलिटी का हमने शेयर कर दिया हुआ है। इसी तरह से आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। जो भी क्लासेस होती हैं हम यहाँ पे शेयर कर देते हैं। इसी तरह से ना हमारे पास वाइल्ड लाइफ गार्ड का भी अलग से पेड ग्रुप है। इसी तरह से फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का भी अलग से है। हमने अलग अलग बनाए ताकि सिलेबस का मिक्सअप ना हो जाए। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इजीली उसकी तैयारी कर पाएँ, ताकि आपको किसी परेशानी का यहाँ पे सामना ना करना पड़े। तो कोई भी अगर इंटरेस्टेड होगा तो आप हमें मैसेज कर देना, हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। बहुत सारे एस्पायरेंट के मैसेज होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता क्लासेस कैसे मिलती है। ये अपडेट देना काफ़ी ज़रूरी था। अगर आपको किसी भी एग्जाम के लिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज चाहिए, खास करके जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए, तो आप दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ज़रा ध्यान देना। ओवरऑल जीएसडीपी की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा और बता देता हूँ। जम्मू एंड कश्मीर टोटल जीएसडीपी जो रहा 2025-26 की बात कर रहे हैं, एस्टिमेटेड एट अबाउट ₹2.80 लाख करोड़, ठीक है। दिस शोज नियरली 10% ग्रोथ कंपेयर टू 2024 और 2025 की अगर हम बात करते हैं। ये क्या दिखाता है? लगभग 10% ग्रोथ दिखाता है अगर हम इसको कंपेयर करते हैं 2024-25 के साथ। देखो मान लेते हैं, सोचो जे.एंड.के क्या है, एक बड़ा बिजनेस है। क्या है? एक बड़ा बिजनेस है, और उस बिजनेस का टोटल पैसा, यानी टोटल पैसे को हम क्या कहते हैं? इनकम कहते हैं। वो क्या होता है? जीएसडीपी। तो टोटल जीएसडीपी यानी कि कितना पैसा कमा रहा है जे.एंड.के। 2025-26 की बात करें तो जीएसडीपी जो रहा, ये कितना रहा? रुपीज़ हमारे पास 2.88 लाख करोड़, ठीक है। इतना आप याद रख लेना। पिछले साल जो 2024 की अगर हम बात करते हैं और 25 की बात करते हैं, उसमें लगभग जो मैंने आपको बताया 2.65 लाख करोड़ बताया था, इतना ही बताया था ना। आप रिलेट कर पा रहे होंगे, मतलब लगभग 10% इसमें ग्रोथ देखने को मिला है। कितना? 10%। होप आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। क्या याद रखोगे? जे.एंड.के हर साल और ज़्यादा कमा रहा है, ठीक है। ग्रोथ ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है, द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज ग्रोइंग स्टेडली एवरी ईयर। GSDP in 2024-2025 was around 2.65 lakh करोड़ और ग्रोथ कंटिन्यूज स्ट्रांगली इनटू 2025-2026, ठीक है। तो यहाँ पे इकॉनमी जो है ये स्टडी ग्रो कर रही है। मैंने आपको पहले भी बोला था ईयर बाय ईयर, 2024-25 का बता दिया 2.65 लाख करोड़ और 2025-26 का बता दिया 2.88 लाख करोड़। मतलब डेवलपमेंट टेम्पोरेरी नहीं है, कंटिन्यूज हो रही है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है? सेक्टर कंट्रीब्यूशन, है ना। इसको भी एक केक की एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। मतलब मान लेते हैं हमारे पास सर्विस सेक्टर, सबसे पहले सर्विस सेक्टर, फिर हमारे पास प्राइमरी सेक्टर, फिर हमारे पास तीसरा क्या आता है यहाँ पे? याद रखना, इंडस्ट्रियल सेक्टर। कौन सा? इंडस्ट्रियल, ओके। अब देखो ज़रा, सर्विस सेक्टर मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे बड़ा यहाँ पे टुकड़ा इसका माना जाता है, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट्स करता है मैक्सिमम शेयर, लगभग 62% से लेकर 67.1%। 62% आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। इसमें इंक्लूड्स किया जाता है टूरिज्म को,
होटल्स को, ट्रांसपोर्ट को, गवर्नमेंट सर्विसेज को। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। किस्म का हीरो सेक्टर माना जाता है सर्विस सेक्टर, तभी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, आपको पता है प्राइमरी सेक्टर को ही कहा जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर, बता दिया था ना। ये मैंने एक चीज़ ये भी बताया कि गाँव के लोग जम्मू एंड कश्मीर में जो है 70% इसी पे डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं GSDP की, तो इसमें इसका क्या रोल है, लगभग कंट्रीब्यूट करता है 20%, कितना 20%, जिसमें हमारे पास फार्मिंग आती है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर आता है, ठीक है, इसमें एप्पल सैफरन सब कुछ आ जाता है। लेकिन ये याद रख लेना, गाँव का सहारा जो माना जाता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर ही है जम्मू एंड कश्मीर में। जो गाँव के लोग हैं वो ज़्यादातर इसी पे डिपेंड करते हैं। फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, सेक्टर भी मानते हैं, तो ये 18% है, कंट्रीब्यूट करता है लगभग 18%, ऊपर बता दिया था, जिसमें रोड्स, टनल्स, कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्रीज। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रहते हैं, तो जॉब्स इससे बढ़ रही हैं। देखो जितने काम होंगे यहाँ पे तो उससे ज़्यादा जॉब्स बढ़ेंगी, और कनेक्टिविटी भी इंप्रूव हो रही है इन चीज़ों से। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है। देखा गया है मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स, मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है, ठीक है, ग्रोथ क्यों हो रही है। सबसे पहले टूरिज्म विद मोर देन 20 करोड़ विजिटर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसमें होटल्स, टैक्सीज, शॉप्स, क्या होता है, शॉप सब अच्छे से चलते हैं ना इससे। तो ये याद रखनी है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स अंडर HADP, HADP का फुल एब्रीविएशन आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, मतलब होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। HADP की फुल एब्रीविएशन क्या है, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये किसको सपोर्ट करता है, याद रखना, फार्मर्स को। किसको, फार्मर्स को सपोर्ट करता है बेटर इनकम और मॉडर्न फार्मिंग के लिए। ये एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर यहाँ पे माना जा रहा है, तभी ग्रोथ हो रही है। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इनका भी बहुत बड़ा रोल है, यानी रोड्स, टनल्स की बात करें, इन्वेस्टमेंट की, ये लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में आ जाते हैं, तभी तो यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। इनकम लेवल की बात करें तो यहाँ पे आम आदमी को क्या क्या फ़ायदा हो रहा है, देखो पर कैपिटा इनकम 2024-25 के लिए 1.54 लाख थी, कितनी थी, 1.54 लाख। 2025-26 में और ज़्यादा बढ़ने की यहाँ पे उम्मीद है, ठीक है ना, मतलब लोगों की कमाई धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ रही है। होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और यहाँ पे याद रख लेना क्या लिखा गया, 2.80 लाख करोड़ GSDP 2025-26 सर्विस सेक्टर ने सबसे ज़्यादा इसमें लीड किया। तो आप क्या याद रखोगे, जम्मू एंड कश्मीर का GSDP 2025-2026 में 2.88 लाख करोड़ एस्टिमेट किया गया, जिसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का रहा है। होप आपको अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आपसे क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हॉर्टिकल्चर एंड टूरिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। बताओ, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर और टूरिज्म के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। पहला पूछा गया, एप्पल फार्मिंग कंट्रीब्यूट्स अबाउट 10% टू द GSDP ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कि एप्पल फार्मिंग जो है ये कंट्रीब्यूट करती है लगभग 10% किस में, GSDP ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। टूरिज्म जो है ये क्रिएट्स करता है एम्प्लॉयमेंट, होटल्स में, ट्रांसपोर्ट में, गाइड्स एंड हैंडीक्राफ्ट में। हॉर्टिकल्चर हैज़ नो रोल इन रूरल एम्प्लॉयमेंट, के हॉर्टिकल्चर का कोई रोल रूरल एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से आंसर चूज करो। ऑप्शन दिए गए फर्स्ट एंड सेकंड ऑनली, सेकंड एंड थर्ड ऑनली, फर्स्ट ऑनली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। जल्दी से आंसर चूज करो। आप सभी ने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड सेकंड ऑनली। एप्पल फार्मिंग कंट्रीब्यूट्स करती है लगभग 10% GSDP ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, और टूरिज्म क्रिएट करता है एम्प्लॉयमेंट इन होटल्स, ट्रांसपोर्ट, गाइड्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स में। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे जाने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना, हर एक चीज़ को सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे। मेजर इकोनॉमिक ड्राइवर्स ग्रोथ सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्या क्या है, मतलब क्या हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी को कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आगे धकेल रही है, आगे ले जा रही है। मान लेते हैं J&K क्या है, एक गाड़ी है, और इस गाड़ी को चलाने के लिए इंजन की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, इंजन की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। आप देखते हैं वो कौन कौन से ऐसे इंजन हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी जम्मू एंड कश्मीर को। तो याद रखना, उसमें वो हमारे पास एक हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास टूरिज़्म है। तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हैं। चौथा हमारे पास क्या है, चौथा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये ऐसे 4 इंजन हैं जो जम्मू एंड कश्मीर की इकॉनमी में मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। अब इनको एक एक चीज़ करके देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, सबसे पहला इंजन जो हम देखेंगे हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, ये हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर ना गांव के लिए एक सुपर हीरो का काम करता है। किसका काम, सुपर हीरो का। अगर ये ना हो तो गांव की हालत खस्ता हो जाए, ठीक है। याद रखना, बैकबोन ऑफ द रूरल इकोनॉमी माना जाता है, ठीक है। ये रूरल इकोनॉमी की क्या है,
रूरल इकोनॉमी की बैकबोन है। बैकबोन प्यारे दोस्तों, पहला पॉइंट आपने नोट करना है। और गाँव के लोगों की अगर हम बात करते हैं ना, इनकी रोजी रोटी यहीं से चलती है। एप्पल फार्मिंग अलोन अकेले कंट्रीब्यूट करता है, याद रख लेना, 10% ऑफ जीएसडीपी में, लगभग 10%। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रोवाइड्स करता है एम्प्लॉयमेंट टू लैक्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे क्या मिलती है, एम्प्लॉयमेंट। इतना भी याद रखना है कि एप्पल फार्मिंग अकेले जो है 10% जीएसडीपी में रोल प्ले करता है। लाखों लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलती है, क्योंकि इसमें एप्पल्स की बात करें, ज़ैफ़रॉन, वॉलनट, आलमंड, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो ये चीज़ याद रखना, हॉर्टिकल्चर जे&के की रूरल इकोनॉमी की एक किस्म की जान है। कौन? हॉर्टिकल्चर। समझ आ गया पहला सेक्टर। अब दूसरा देखो, टूरिज्म की बात करें तो एक किस्म की टूरिज्म की बात करें तो ये पैसा छपने वाली मशीन है जे&के के लिए। अब कैसे? वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है ये, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर। ह्यूज राइज इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। जनरेट्स करता है एम्प्लॉयमेंट होटल्स में, ट्रांसपोर्ट में, टूर गाइड्स में और हैंडीक्राफ्ट्स में। स्ट्रॉन्ग लिंक इसका किसके साथ है? सर्विस सेक्टर ग्रोथ के साथ। समझो, मैंने आपको क्या बोला, ये पैसा छपने वाली मशीन है। क्यों प्यारे दोस्तों पैसा छपने वाली मशीन है? सोचो, जब टूरिस्ट आते हैं, होटल में रुकते हैं, टैक्सी लेते हैं, शॉपिंग करते हैं, गाइड रखते हैं, तो पैसा सबको तो दिया ही जाता है ना। पैसा हर जगह क्या होता है? घूमता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है वो पैसा लोगों के हाथ आएगा तो लोगों का रोजगार बढ़ेगा। तो पॉइंट्स क्या याद रखने हैं कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, जिसमें डोमेस्टिक प्लस फॉरेन टूरिस्ट दोनों आते हैं। एम्प्लॉयमेंट मिलता है होटल्स वालों को, ट्रांसपोर्ट वालों को, टूर गाइड्स को और हैंडीक्राफ्ट। यहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि टूरिज्म का जो स्ट्रॉन्ग लिंक है ये हमें सर्विस सेक्टर के साथ ही देखने को मिलता है, इसीलिए सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा बड़ा है। अब समझ आया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्रीज़ की बात कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, जब इंडस्ट्रीज़ की बात आती है ना, तो यहाँ पे याद रखना इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज जैसे हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, हैंडलूम, सिल्क एंड वूल, फूड प्रोसेसिंग है, वुड कार्विंग है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये जो इंडस्ट्रीज है ये सपोर्ट करती है लोकल एम्प्लॉयमेंट को भी और एक्सपोर्ट को भी। देखो, ये जितनी भी हमारे पास फैक्ट्रीज मान लेते हैं, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं है, पर लोकल स्ट्रेंथ वाली इंडस्ट्रीज जरूर है। याद रखना जम्मू एंड कश्मीर के लिए, जिसमें हैंडीक्राफ्ट की बात करें, हैंडलूम, जिसमें हैंडलूम में सिल्क एंड वूल आ जाता है, फूड प्रोसेसिंग में जैसे एप्पल्स वगैरह आ गए, वुड कार्विंग में जैसे वुड के रिलेटेड जितनी भी है। ठीक है ना, तो इसका फायदा क्या है? लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। क्या बढ़ता है? लोकल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और इससे एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? एक्सपोर्ट। ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारे पास इंडस्ट्रीज किसको सपोर्ट करती है? लोकल एम्प्लॉयमेंट को। याद रखना। 4th नंबर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सोचो, मान लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में जे&के की एग्जांपल ले लें तो पहले रोड्स क्या होती थी? बहुत ख़राब हस्ता हालत। मार्केट डोर भी अगर हम बात करें कुछ अच्छा नहीं था। मतलब ये एक ऐसा सेक्टर है जो सब चीज़ों को जोड़ता है। जोड़ने का जो हीरो का काम करता है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। जैसे अब रोड्स हैं, रेलवेज हैं, बेटर कनेक्टिविटी है, तो हैवी इन्वेस्टमेंट रोड्स पे हो रहा है, रेलवेज पे हो रहा है, कनेक्टिविटी पे हो रहा है। तो इंप्रूव क्या होगा? इससे इंप्रूव होगी ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, मार्केट एक्सेस। यही बात है ना, रोड्स, रेलवेज, बेटर कनेक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इससे क्या होगा? ट्रांसपोर्ट फास्ट हो जाएगा, ट्रेड ईजी हो जाएगा, प्लस मदद करेगा फार्मर्स की और इंडस्ट्रीज की रीच बिगर मार्केट्स ना। एक चीज़ और देखने को मिलती है, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट बेस है ये। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट बेस माना जाता है। ठीक है, समझ आया होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब अगर हम इकोनॉमिक आउटलुक की बात करें, फ्यूचर व्यू की, तो देखो इकोनॉमी यहाँ पे स्टेडली इंप्रूविंग हो रही है। मतलब आगे क्या होने वाला है? तो इकोनॉमी स्टेडी इंप्रूव हो रही है, यानी कि न्यू प्रोजेक्ट और आ रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे दिया गया है मोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर कमिंग। स्टडी इंप्रूव हो रही है, लेकिन न्यू प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं ना, उसमें यही याद रखना है कि जो टोटल एफडीआई इन्फ्लो है सिंस 2019 से वो लगभग 10.56 करोड़ है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का फोकस जो है ना, गवर्नमेंट फोकस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, यानी कि ग्रोथ हो विदाउट हार्मिंग नेचर को बगैर खाम किए। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। और इसका एम क्या है? याद रखना, एम है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना और इनकम ऑफ पीपल को भी बढ़ाना, ताकि जिससे लोगों की इनकम भी बढ़े। होप आपको समझ आ चुका होगा। अब देखो, टॉप कंट्रीब्यूटिंग डिस्ट्रिक्ट्स अगर आप पूछेगा एग्जामिनर जे&के में, तो टॉप 5 में जम्मू। देखो 5 मेजर कंट्रीब्यूटिंग डिस्ट्रिक्ट, एक तो जम्मू है, दूसरा श्रीनगर है, अनंतनाग, बारामूला और पुलवामा है। क्यों? याद रखना, लगभग 53% जो इकोनॉमी है ना जे&के की, ये यही कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें। इनका बहुत बड़ा रोल है। जे&के की इकोनॉमी में 53% जो कंट्रीब्यूशन है इन डिस्ट्रिक्ट का, जम्मू, श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, पुलवामा। ठीक है, वो आपको ये क्लियर हुआ होगा। These 5 districts together contribute to about 53% of total economy. होप आपको ये चीज़ भी समझ आई होगी, तो आप याद रख सकते हैं। इकोनॉमी जे&के इकोनॉमी टूरिज्म प्लस हॉर्टिकल्चर प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से क्या हो रहा है? ग्रो कर रहा है। यहाँ पे लिखा गया है ना कि जे&के इकोनॉमी जो है ये ग्रोइंग फास्ट हो रही है। किसकी वजह से? टूरिज्म,
हॉर्टिकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से। होप आपको ये चीज़ समझ आई होंगी। यही क्वेश्चन पूछा गया था ना, क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हॉर्टिकल्चर एंड टूरिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। तो हमारा आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए, यही बात है। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। बताओ, हैवी इन्वेस्टमेंट इज बीइंग मेड इन रोड्स एंड रेलवेज, क्या ये सही है या गलत। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंप्रूव्स ट्रेड एंड मार्केट एक्सेस, क्या ये सही है या गलत। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिड्यूसेस कनेक्टिविटी, क्या ये सही है या गलत। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको ये बताना है। फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आंसर आपने चूज़ किया होगा, यहाँ पे भी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। अब क्यों, आपको पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों, हैवी इन्वेस्टमेंट जो है रोड्स पे और रेलवेज पे बिल्कुल हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंप्रूव करता है ट्रेड एंड मार्केट एक्सेस को, ये भी सही है। लेकिन ये जो दिया गया, ये तो आप बच्चा भी आंसर इसका दे सकता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर चूज करें। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इकोनॉमिक आउटलुक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करो। देखो ये क्लासेस आप ना JK PSC की अगर तैयारी कर रहे हो, मेरे हिसाब से तो आप इनके थ्रू जा सकते हो, अगर आप में से कोई JK AS के लिए तैयारी करना चाह रहा है, ठीक है। देखो, द इकोनॉमी इज अंडरगोइंग पॉजिटिव चेंज एंड इंप्रूवमेंट, क्या कह रहा है कि इकोनॉमी जो है ये अंडरगोइंग जा रही है पॉजिटिव चेंज एंड इंप्रूवमेंट में, क्या ये सही है। फिर दिया गया टोटल FDI इनफ्लो सिंस 2019 इज अबाउट 10.56%, 10.56 करोड़, क्या ये सही है या गलत। गवर्नमेंट का एम है रिड्यूस करना इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। अगर आपने मेरा अभी जो थ्योरी वाला पोर्शन में बता रहा था देख लिया, तो आपको समझ आना चाहिए। फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट ओनली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। द इकोनॉमी इज अंडरगोइंग पॉजिटिव चेंज एंड इंप्रूवमेंट, ये सही है। टोटल FDI इनफ्लो सिंस 2019 से लगभग 10.56 करोड़ देखने को मिला है, लेकिन गवर्नमेंट का एम है रिड्यूस करना इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। ये कहाँ से आंसर हो गया, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्यारे दोस्तों, GSDP ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 2021-2022 वाज। ये क्वेश्चन लाने का मकसद इतना है, कई बार JKSS भी पुराने क्वेश्चन भी उठाता है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपने आंसर चूज करना है। अप्रॉक्सीमेटली क्या था, आंसर है ₹1.95 लाख करोड़, ठीक है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, द पर कैपिटा इनकम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 2021-2022 वाज। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या आंसर आएगा, वीडियो पॉज करें और आंसर चूज करें। देखो इसमें ये जो मैंने क्वेश्चन डाले ना, बस इतना डेटा याद रखना, ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बारे में इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, लगभग 1,20,790 जो था, ये हमारे पास पर कैपिटा इनकम था जम्मू एंड कश्मीर का 2021-22 में, ठीक है, 2021-2022 में। तो ये चीज़ याद रख लेना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज, कि 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन कितनी थी जम्मू एंड कश्मीर की, बताएं ज़रा क्या आंसर आएगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है 1.25 करोड़, ठीक है। JNK की पॉपुलेशन कितनी थी, लगभग 1.25 करोड़ थी, इतना आप याद रख लेना, ठीक है। लगभग आप याद रख सकते हो 1.25 लाख, ठीक है जी। ये पॉइंट आप इसके बारे में नोट कर सकते हो। अगर आपको मेल की पूछ लेना, अगर मेल पॉपुलेशन के बारे में पूछ ले, याद रख लेना कि अब तक नहीं पूछे, लेकिन आपको पूछ सकता है डेमोग्राफी के रिलेटेड, तो आप याद रख लेना लगभग 66 लाख थी। कितनी, 66 लाख, ठीक है, 66 लाख, इतना आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फीमेल की अगर आपसे पूछेगा, लगभग 59 थी, 59 लाख, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हो। पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे लगभग 124 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर था, पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब हर एक स्क्वायर किलोमीटर में 124 लोग। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और अगर आपसे सेक्स रेशो पूछ लेगा, ये तो मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ, अगर आपको सेक्स रेशो पूछ लेगा ना, तो आप याद रख लेना लगभग यहाँ पे 889 फीमेल, क्या मैंने बोला, 889 फीमेल पर 1000 मेल्स था, ठीक है। मतलब 1000 आदमियों पर 889 औरतें, ये सेक्स रेशो था जम्मू एंड कश्मीर का। तो इतना आप जरूर याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं।
फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में, द लिटरेसी रेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सेंसस 2011 इज, लिटरेसी रेट कितना था लगभग? तो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में 67.16%, लगभग इतना था 67.16%। और टीचर पॉपुलर रेशो अगर 20-21 के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया। वैसे ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, अगर पूछ ले इन केस तो 1:13 था, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं द पर कैपिटा इनकम NSDP ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर 2024 इज एस्टिमेटेड एट, यहाँ पे क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है, ये याद रख लेना। तो आपको क्या याद रखना है? 1,54,700, ठीक है। 3 ये क्या था हमारे पास? पर कैपिटा इनकम था NSDP। NSDP क्या होता है अगर आपसे कोई पूछ ले NSDP क्या होता है तो आप क्या बताओगे? देखो प्यारे दोस्तों, आपको याद रखना है NSDP के बारे में। रुको, NSDP है ना या UT, एक साल में एक्चुअल कितना पैसा कमा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। NSDP इज़ द इनकम ऑफ ए स्टेट, ये क्या होती है? इनकम होती है एक स्टेट की। इतना आप नोट करोगे। आफ्टर डिडक्टिंग का मतलब क्या होता है? माइनस कर देना। डेप्रीसिएशन फ्रॉम, ये चीज़ें हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में पढ़ रहे हैं ना, फ्रॉम GSDP। होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। सिंपल के थ्रू समझाऊं? देखो GSDP क्या होता है? GSDP स्टेट की टोटल क्या होती है? स्टेट टोटल इनकम होती है, यही बात है, ओके। NSDP क्या होता है? NSDP याद रखना, GSDP माइनस डेप्रीसिएशन होता है। अगर आपसे ना फार्मूला पूछ ले तो आप इस तरह से इसको निकालते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, मतलब एक बच्चों वाली एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं तुम्हारी अर्निंग है ₹100, ठीक है। कोई बच्चा है उसकी अर्निंग है ₹100 और आपकी कोई साइकिल है, क्या है? साइकिल, और वो साइकिल टूट जाती है, टूट फूट हो जाती है, उसकी मेंटेनेंस के लिए आपको ₹10 लगते हैं, ₹10। एक्चुअल सेविंग आपकी कितनी हुई? एक्चुअल सेविंग आपकी ₹90। यही NSDP है, यही NSDP है। NSDP इज द इनकम ऑफ ए स्टेट आफ्टर डिडक्टिंग, जब आप माइनस कर देते हो डेप्रिसिएशन को, किससे? GSDP से। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते, तो ये याद रखना, पर कैपिटा इनकम NSDP ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर 2024-2025 इज एस्टिमेटेड एट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था। अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द टोटल आइडेंटिफाइड हाइड्रो पावर पोटेंशियल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? टोटल आइडेंटिफाइड हाइड्रो पावर पोटेंशियल कितना है जम्मू एंड कश्मीर का? जल्दी से आंसर चूज करें। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको सही आंसर चूज करना है। क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याद रख लेना, ठीक है, 16,000 मेगावाट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। फिर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 24 में, एज ऑफ मार्च 2025 व्हाट वाज द टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कि हमारे पास टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी कितनी रही जम्मू एंड कश्मीर की? यहाँ पे क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आंसर चूज करो। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा ऑप्शन नंबर बी, 3607.9 मेगावाट, ठीक है। ये हमारे पास टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी रही जम्मू एंड कश्मीर की। देखिए, क्वेश्चंस पे जाने से पहले आपको पता होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी रिसोर्सेज एंड JKSPDC के बारे में। इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है, ठीक है, J&K की इकोनॉमी में। इस पे जाने से पहले अगर आपको इन डिटेल वीडियो सेशन देखना है ना, ये वाला वीडियो सेशन जरूर देखना, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर ऑल JKSSB एग्जाम्स। देखो, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है J&K की इकोनॉमी में, और ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें एक तो आपका प्रोजेक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी कंप्लीट हो जाएगा, और इनका इंटरलिंक J&K इकोनॉमी के साथ क्या है, ठीक है, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। तो ये वीडियो स्किप मत करना, 50 मिनट का वीडियो है। ये वाला टाइटल है, आपका नोट कर सकते हो, तो ये सर्च करके ये वीडियो आप देख सकते हो, तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जम्मू एंड कश्मीर को भी देख लेना, ये वीडियो 2 दिन पहले ही अपलोड किया था, ये भी आपको काम आएगा। लेकिन ये ज़रूर देख लेना, ये जो आप इकॉनमी का वीडियो देख रहे हो ना, इससे बाद ये वाला वीडियो आपको ज़रूर देखना है। अब यहाँ पे फोकस करना, क्या लिखा गया है? यहाँ पे लिखा गया है जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी रिसोर्सेज एंड JKSPDC। इंपॉर्टेंस क्या है एनर्जी सेक्टर के? सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए एनर्जी होता क्या है। देखो, एनर्जी का मतलब क्या है? एनर्जी का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी से क्या होगा? लाइट जलती है, फैन चलता है, फैक्ट्री और मशीन्स काम करती हैं। अगर नहीं होगी तो कहाँ से चलेगा ये सब? तो एनर्जी रिसोर्सेज, स्पेशली अगर हम बात करते हैं हाइड्रो पावर, ये बैकबोन माने जाते हैं J&K इकोनॉमी के। क्या बैकबोन माने जाते हैं? ये भी याद रख लेना। ये भी हमारे पास एनर्जी सेक्टर में अगर कोई बैकबोन है तो वो क्या है? हाइड्रो पावर है। इसीलिए मैंने आपको ऊपर कहा ना कि वो वीडियो देख लेना, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम आएगा।
सपोर्ट करता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, लोकल बिजनेसेस को और बेटर लिविंग स्टैंडर्ड को। ये पॉइंट आप नोट कर लेना। जनरेट्स करता है सिग्निफिकेंट रेवेन्यू यूटी के लिए, ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखोगे। हाइड्रो पावर की बात करते हैं ना जब हम, देखो हाइड्रो पावर क्या है, हाइड्रो पावर आपने साइंस में पढ़ा होगा। हाइड्रो पावर का मतलब होता है पानी से बिजली बनाना, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाना, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाना। और जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा रिवर्स हैं, इसीलिए यहाँ पानी से बिजली क्या होती है, जनरेट की जाती है, बनती है, प्रोड्यूस की जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि हाइड्रो पावर जे&के की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं एनर्जी सेक्टर में, ठीक है। अब लिखा गया है हाइड्रो पावर पोटेंशियल क्या है जे&के का। जब हम बात करते हैं तो आपको क्या याद रखना है, पोटेंशियल मोर देन 20,000 मेगावाट यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। टोटल पावर यहाँ पे जो बन सकती है वो लगभग 20,000 मेगावाट से ज़्यादा बन सकती है, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करते हैं आइडेंटिफाइड पोटेंशियल जो देखा गया है वो लगभग 16,000 मेगावाट देखा गया है, और ओनली 17% ऑफ आइडेंटिफाइड पोटेंशियल हैज़ बीन हार्नेस्ड, मतलब जो क्या दिखाता है, ह्यूज स्कोप फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट। और अभी जो यूज़ हो रहा है उसमें कितना है, लगभग उसमें आप प्यारे दोस्तों याद रखोगे 17%। हार्नेस का मतलब जो यूज़ हो रहा है, ठीक है। मतलब इसका क्या हुआ कि अभी और बहुत सारी बिजली को जनरेट करना है, प्रोड्यूस करना है। 83% पावर अभी भी बन सकती है जो बाकी है, सोच सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी की बात करें अगर मार्च 2025 से, टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी यहाँ पे 3607.9 मेगावाट देखने को मिली। ऊपर हम MCQ डिस्कस कर रहे थे ना, तो ये याद रखोगे। हाइड्रो पावर कैपेसिटी की बात करें तो आप क्या याद रखोगे, 2339.88 मेगावाट, ठीक है। ये फैक्ट याद रख लेना। और आपको इतना पता ही है यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पावर प्लांट हैं। मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन से हैं, उरी है, दूलहस्ती है, सलाल है, बगलीहार है, इन सब में पानी से बिजली बनाई जाती है। तो ये याद रखना है, ये मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इनके बारे में इन डिटेल जो मैंने आपको बताया ना, कौन सा वीडियो देखना है वो देखना है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि चिनाब बेसन जो है ना अलोन, ये लगभग अकेले ही मोर देन 11,000 मेगावाट पोटेंशियल इसका है, जो ये हमारे पास इससे बिजली यहाँ पे जनरेट की जाती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब रेवेन्यू जनरेशन की बात करें, मतलब बिजली से पैसा कैसे जनरेट होता है। देखो पावर सेक्टर रेवेन्यू अप टू नवंबर 2025 की बात करें तो लगभग 3,208.71 करोड़ रहा। मतलब बिजली से सरकार को जो पैसा मिलता है वो लगभग 2025 की अगर हम बात करते हैं वो कितना रहा, 3,208 करोड़। इस पैसे से क्या होता है आगे आपको पता है, रोड्स बनती हैं, स्कूल्स हॉस्पिटल्स बनते हैं, लोगों को जॉब्स मिलते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाई जो JKSPDC रहा ना, ये भी मैं बताता हूँ, ये लगभग कितना रहा, ये लगभग 4,255.47 मिलियन यूनिट्स रहा। तो पावर रेवेन्यू स्ट्रेंथन्स करता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए से आप अच्छे से याद रखेंगे। देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है। देखो मैंने आपको बोला प्रमोट किया जाएगा किसको, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, क्रिएट्स किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट को, बूस्ट किया जाएगा लोकल बिजनेसेस को, इंप्रूव किया जाएगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टेटस की बात करें तो ये भी आप याद रख सकते हैं। जे&के जो है एक नेट इंपोर्टर है पावर का विंटर में ड्यू टू लो वाटर लेवल्स, ठीक है। सर्दी में पानी कम होता है इसलिए जे&के बाहर से बिजली मंगवाता है, ये तो आपको पता है ना। तो समर में ज़्यादा बिजली बनाता है। तो डिस्पाइट दिस इट प्रोड्यूसेस सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिसिटी एनुअली। तो एक्सपोर्ट ऑफ अदर गुड्स रीच की बात करें तो यहाँ पे ये भी याद रखना 1,722 करोड़ रहा है फेब 2025 तक इसका, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। बाकी ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी ना अनटैप्ड हाइड्रो पावर पोटेंशियल के बारे में कि सिर्फ 17% यूटिलाइज्ड हुआ है, 83% रिमेन्स अनटैप्ड है। तो फ्यूचर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं रेवेन्यू को भी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी और एम्प्लॉयमेंट को। ये पॉइंट मैंने आपको ऊपर भी पढ़ा दिए। तो रीन्यूएबल एनर्जी फोकस की बात करें तो ग्रोइंग फोकस है सोलर एनर्जी पे और जितने भी बाकी रीन्यूएबल सोर्सेज इसमें आते हैं। ये पॉइंट आप ज़रूर नोट करोगे, ठीक है। तो एम क्या है, मीट करना है राइजिंग पावर डिमांड को, प्रमोट करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो JKSPDC ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। इस पे क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। कब बना था याद रखना, इस्टेब्लिश हुआ था 16 फेब 1995 को। टाइप की बात करें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, फॉर्म्ड आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट PDD से ये अलग होकर बना है। इसका काम क्या है, पावर प्लांट्स बनाना, बिजली संभालना, ये सारा इसका काम है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। फंक्शंस दिए गए हैं, एग्जीक्यूट करता है पावर प्रोजेक्ट्स को, ऑपरेट करता है, मेंटेन करता है हाइड्रो पावर प्लांट्स को, मैनेज करता है पावर जनरेशन को जम्मू एंड कश्मीर में, प्ले करता है की रोल एनर्जी इंडिपेंडेंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। मतलब क्या है, इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं, JNK में बिजली ज़्यादातर कहाँ से बनती है, पानी से बनती है ना, आप सबको पता है। तो मैंने अभी ऊपर क्या पढ़ाया कि अभी सिर्फ 17% यहाँ पे यूज़ हुए और 83% पावर अभी भी बाकी है। और बड़े प्लांट्स जैसे उड़ी, दूलहस्ती, सलाल, बगलीहार,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और JKSPDC जो है ये बिजली का काम यहाँ पे देखता है जम्मू एंड कश्मीर में, अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो। ये सारे पॉइंट आपने यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। तो क्विक रिवीजन पॉइंट्स क्या दिए गए, हाइड्रो पावर पोटेंशियल कितना है 20,000 प्लस मेगावाट, आइडेंटिफाइड पोटेंशियल कितना है 16,000 मेगावाट, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है 3,607 मेगावाट, हाइड्रो पावर कितनी है 2,399 मेगावाट, मेजर प्लांट्स उरी दुलहस्ती सलाल बगलीहार है, रेवेन्यू इससे जो जनरेट हो रहा है गवर्नमेंट को कितना 3,208.71 करोड़ ऊपर बढ़ा दिया, अनटैप पोटेंशियल 83%, रिन्यूएबल फोकस किस पे है सोलर एंड रिन्यूएबल्स एनर्जी सोर्सेज पे, और JKSPDC का भी स्टेब्लिश हुआ 1995 में हुआ, और ये मैनेज करता है मेजर पावर प्रोजेक्ट्स हो जम्मू एंड कश्मीर में। होप एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। नंबर 24 में पूछा गया था एज ऑफ मार्च 2025 व्हाट वाज द टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सिंपली आपने क्या याद रखना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही आंसर है बी, ठीक है 3,607.09 मेगावाट, ठीक है। फिर पूछा गया विच मेजर हाइड्रो प्लांट्स कंट्रीब्यूट टू जम्मू एंड कश्मीर पावर जनरेशन, बताओ क्या आंसर आएगा, कौन से मेजर हाइड्रो प्लांट्स हैं जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं जम्मू एंड कश्मीर पावर जनरेशन में। इस क्वेश्चन का आंसर है उरी दुलहस्ती सलाल और बगलीहार, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दूसरे में थैरी बाकड़ा दिया गया है, उरी ये गलत हो गया, ये गलत हो गया क्योंकि बाकड़ा यहाँ पे दिया गया है। ये भी तो चीज़ आपको देखनी है, ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ ऑप्शंस को रीड किया करो। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है व्हेन वाज द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन JKSPDC इनकॉर्पोरेटेड, बताओ क्या आंसर आएगा। 16 Feb 16 1995, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है इन विच ईयर वाज द जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी JAKEDA इस्टेब्लिश्ड, बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से आंसर चूज करो। आप सबने चूज किया होगा। पूछा जा रहा है कौन से साल जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी JAKEDA इस्टेब्लिश्ड हुआ, 1989 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है JAKEDA फंक्शंस अंडर विच डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट के अंडर काम करता है, ज़्यादा सोचना नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। फिर जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी प्रमोट्स करता है कौन सी एनर्जी को, तो इसका आंसर है सोलर एनर्जी को, इंपॉर्टेंट है याद रखना सोलर एनर्जी, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है हाउ मेनी अनइलेक्ट्रीफाइड सेंसस विलेज हैज़ JAKEDA आइडेंटिफाइड फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, तो इसका आंसर है 1400, ठीक है। ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे फोकस करना जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी JAKEDA, ये क्या है। सिंपली आपको इतना तो पता है कि हमारे पास ना, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एनर्जी क्या होता है। एनर्जी का मतलब यहाँ पे ये मीनिंग है कि बिजली के रिलेटेड, मतलब बिजली से ही तो आपको लाइट मिलती है, आपके घर में फ़ैन चलता है, मोबाइल चार्ज होते हैं, स्कूल हॉस्पिटल फैक्ट्री वगैरह काम करती हैं, और अगर बिजली ना हो तो ज़िंदगी बिल्कुल मुश्किल हो जाती है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि रीन्यूएबल एनर्जी यहाँ पे जो आती है किसके अंडर, JAKEDA के अंडर आती है, ठीक है, जिसमें सोलर एनर्जी हो गया। तो अब हम देखते हैं कि JAKEDA क्या है और इसका रोल क्या है। पहले तो ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है, कौन सी एजेंसी है, गवर्नमेंट एजेंसी, पहला पॉइंट, ठीक है, जो क्या करती है रीन्यूएबल एनर्जी से बिजली बनाने का काम करती है, ठीक है। तो आप इतना ज़रूर याद रख लेना JAKEDA हमारे पास बिजली बनाने वाली, इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली एक सरकारी एजेंसी है। और JAKEDA के बारे में क्या याद रखना है, कब बना, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1989 में, ये पॉइंट आप जरूर नोट कर लेना। कुछ बुक्स में तो 1986 भी दिया गया है, लेकिन आप इस ऑप्शन के साथ जाओगे, दोनों ऑप्शन तो आपको नहीं देखने को मिलेंगे इन केस, पर मैं ये कहूँगा कि आप इसके साथ जाओगे, ठीक है। कुछ जगह तो 1986 भी लिखा होता है, तो एग्जाम के लिए आप 1989 याद रख सकते हो। ये क्या एक नोडल एजेंसी है रिन्यूएबल एनर्जी इन जम्मू एंड कश्मीर के लिए, ये क्यों बनाया गया था ये भी हम बात करेंगे, लेकिन ये क्या है एक नोडल एजेंसी है रिन्यूएबल एनर्जी जम्मू एंड कश्मीर के लिए। ये फंक्शन काम करती है किसके अंडर, अगर आपसे पूछा जाए, ये फंक्शन करती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुए होंगे, ठीक है। आप देखो पर्पज़ क्या है, पर्पज़ की बात करें, प्रमोट करता है एंड इंप्लीमेंट करता है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। फोकस एरिया इसका सोलर एनर्जी या स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो भी पावर प्रोजेक्ट्स है, इतना आप याद रखोगे ना, ताकि गाँव बिजली क्या हो पहुँचाई जा सके, ठीक आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, एम इसका है इलेक्ट्रीफाई करना रिमोट एंड अनइलेक्ट्रीफाइड विलेज को, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना है। कहने का मतलब ये है कि दूर दूर के गाँव में जहाँ बिजली बिल्कुल नहीं होती थी, वहाँ पे भी बिजली को पहुँचाना, ये इनका एक एम है। और सपोर्ट करना लो कार्बन एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को, इसका मतलब है कि कम करना पोल्यूशन को, किसको लेस करना, पोल्यूशन को लेस करना, ये याद रखना, ताकि कम हमारे पास पोल्यूशन हो, कम धुआं हो, ठीक है। फिर दिया गया है की एक्टिविटीज़, मेन इसके काम क्या है, देखो रीन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन, मैंने आपको बताया ना कि डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी इसमें आ जाता है। सोलर एनर्जी, सोलर पैनल्स जो लोग लगाते हैं ना घरों में, सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं ना, तो डेवलपमेंट हो गई उसकी सोलर एनर्जी की, स्कूल हॉस्पिटल्स में
या फिर ऑफिस में आपने देखा होगा। फिर विंड एनर्जी की बात करें, हवा से जो बिजली बनाई जाती है, कुछ जगहों पर इसका भी यूज़ होता है। बायोमास एनर्जी का मतलब क्या है? बायोमास एनर्जी का मतलब प्लांट्स वगैरह से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। वेस्ट का जो सही से यूज़ किया जाता है, ये बायोमास एनर्जी में आता है। स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इसमें आ जाते हैं, छोटे रिवर से जो बिजली बनाई जाती है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली माने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है ये इसके की एक्टिविटीज़ है। फिर इसमें जो आप याद रखोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर पावर प्लांट करना, बड़े बड़े सोलर प्लांट्स बनाना, ज़्यादा एरिया कवर करना। इसी में मिनी एंड माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स अप टू 10 मेगावाट, यानी छोटी कैपेसिटी के प्लांट लगाना कि जो दूर दराज के गांव हैं उनके आसपास भी ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाए सकें। और ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होंगे ये अप टू मतलब 10 मेगावाट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसके अंडर आते हैं जिसकी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एफर्ट्स भी आप याद रख सकते हो। आइडेंटिफाई किया गया है लगभग मोर देन 1400 अनइलेक्ट्रीफाइड विलेज को। इसका मतलब है कि JAKEDA ने सर्वे किया जिसमें हमारे पास 1400 से ज़्यादा गाँव ढूंढे, ठीक है ना, अनइलेक्ट्रीफाइड सेंसस विलेज फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, जहाँ बिजली बिल्कुल नहीं थी। तो अब क्या होगा, उन गाँव में बिजली आएगी तो फैन चलेगा, पानी की मोटर चलेगी, ठीक है। कुछ एस्पायरेंट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रात को पढ़ते हैं, उनका फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में याद रखना है कि प्लानिंग 35 स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स विद ए टोटल कैपेसिटी ऑफ 60 मेगावाट। जो 35 छोटे पावर प्लांट्स है ना, ये भी प्लान किए गए इसके अकॉर्डिंग, जिसमें टोटल कैपेसिटी लगभग 60 मेगावाट थी। क्वेश्चन आ सकता है कि कितने स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसके अंदर आए, तो 35 आए, ठीक है। अब याद रखना 153 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या है कि हमारे पास ना, इतना आपने याद रखना है कि जो हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है JAKEDA, इसने इंस्टॉल किया सोलर पैनल्स को लगभग याद रख लेना 6600 गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अक्रॉस द यूटी। अगर हम बात करते हैं, ये जो हमारे पास सोलर पैनल्स हैं डिफरेंट बिल्डिंग्स के छत पर लगाए गए, ठीक है, जिनकी टोटल पावर 153 मेगावाट रही, तो ये भी इसके अंडर आता है। तो इससे क्या होगा, इससे कंट्रीब्यूट होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, खास करके इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी में और सस्टेनेबल रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ में। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो आपको पता ही है, इंजीनियर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनको काम मिलेगा, उनको इससे नौकरी मिलेगी। तो इसका भी एक डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ जुड़ रहा है, इकोनॉमी के साथ, जेंड के इकोनॉमी के साथ। तो इसी तरह से इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है कि सरकारी और प्राइवेट पैसा लगता है तो डेवलपमेंट इससे होती है। और सस्टेनेबल रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि एरिया डेवलप होते हैं और लंबे टाइम तक इसका फायदा रहता है। होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर रिकॉग्निशन की बात करें तो आपको क्या याद रखना है, डिक्लेयर्ड बेस्ट परफॉर्मिंग नोडल एजेंसी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिकॉग्निशन की बात करें, इसके बारे में आप क्या याद रखोगे, JAKEDA डिक्लेयर किया गया बेस्ट परफॉर्मिंग नोडल एजेंसी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE। JAKEDA को बेस्ट एजेंसी माना गया, किसके द्वारा, बाय MNRE के द्वारा। अवार्ड देने वाला कौन था, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। होप आपको ये समझ में आया होगा। फ्यूचर गोल्स यानी आने वाले प्लान्स क्या हैं, टारगेट किया गया है, टारगेट टू डेवलप 1000 मेगावाट ऑफ स्मॉल हाइड्रो पावर कैपेसिटी इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। कहने का मतलब है कि अगले 10 साल में 1000 मेगावाट स्मॉल हाइड्रो पावर जो हैं, जिनसे बिजली ज़्यादा बनाई जाएगी, पोल्यूशन को कम किया जाएगा, ये भी इसके अंदर टारगेट किया गया है। तो प्रमोट होगा इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कि प्रमोट किया जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और एनर्जी सिक्योरिटी को, क्लीन इन्वायरमेंट जिससे देखने को मिलेगा, बिजली की कमी नहीं होगी, जेड के स्ट्रांग बनेगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। इन शॉर्ट आप क्या याद रखोगे, JAKEDA के बारे में 1989 में इस्टेब्लिश हुआ। कुछ पॉइंट आप इसके बारे में नोट कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे क्विक रिवीजन भी दिया गया, इस्टेब्लिश किया गया था 1989 में, अभी पढ़ा दिया। डिपार्टमेंट किसके अंडर आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। रोल क्या है, नोडल एजेंसी है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। फोकस किस पे है, सोलर प्लस स्मॉल हाइड्रो प्लस रिन्यूएबल्स पे। विलेज आइडेंटिफाइड कितने किए गए थे, 1400 प्लस। इसमें स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कितने इसमें देखे गए, 35 प्रोजेक्ट 60 मेगावाट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये चीज़ें मैंने आपको ऊपर पढ़ा दी। फ्यूचर टारगेट 1000 मेगावाट रहने वाला है 10 ईयर्स के लिए। अवार्ड बेस्ट परफॉर्मिंग नोडल एजेंसी बाई MNRE। होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुए हों। चलिए बताएं, क्वेश्चन नंबर 31 पूछा जा रहा है, व्हेन वाज द सौभाग्य स्कीम लॉन्च्ड। सौभाग्य स्कीम कब लॉन्च की गई थी, 15 में, 17 में, 18 में, 19 में। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 2017 में, ठीक है। फिर पूछा जा रहा है विच स्कीम रिप्लेस द भारत लैंप योजना। कौन सी स्कीम ने रिप्लेस किया भारत लैंप योजना को, सीधी सी बात है उजाला स्कीम, ठीक है। फिर पूछा जा रहा है व्हाट वाज द अचीवमेंट ऑफ DDUGJY इन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर है कंप्लीटेड बिफोर अप्रैल 28, 2018, ठीक है। ये अचीवमेंट थी किसकी, DDUGY की। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, डाल दिया है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बनते हैं। आप थोड़ा सा देख लेते हैं इन डिटेल। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना, क्या लिखा गया है, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर, PDD, ठीक है। यार दोस्तों क्या याद रखना है आपको, सुनो, रोल ऑफ पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट।
रिस्पॉन्सिबल है पॉलिसी डिसीजन के लिए इन द इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर में। पहला पॉइंट आप नोट करोगे, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? पॉलिसी डिसीजन के इन द इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर में। इंश्योर करता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिसोर्सेज जम्मू एंड कश्मीर में। वर्क्स करता है इंप्रूव करने के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इन द यूटी। आप सुनो, मतलब पॉलिसी डिसीजन लेना इसका एक मेन फंक्शन है। मतलब बिजली का जो रूल बनाना होता है ना, या कितनी बिजली चाहिए, कैसी डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है ना, ये सारा काम इसका रहता है। किसका? पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का। ठीक है, ये चीज़ आप याद रख सकते हो। और दूसरा मतलब इलेक्ट्रिसिटी रिसोर्सेज का सही यूज़ कैसे होगा, बिजली वेस्ट ना हो, जो बिजली है उसका बेस्ट यूज़ हो, इस तरह से लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करना है। ठीक है ना, मतलब बिजली होगी तो बच्चे पढ़ सकेंगे अच्छे से, हॉस्पिटल चलेंगे अच्छे से, इंडस्ट्रीज अच्छे से काम करेंगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, पीडीडी की बात करें ना, तो पीडीडी खुद अकेले काम नहीं करता, ये भी हम बात करेंगे। ठीक है, ये काम करता है कंपनीज के थ्रू। ठीक, लेकिन जो यहाँ पे मैंने पॉइंट बताया ना, ये आप नोट करोगे। ठीक है ना, तो ये मैनेज करता है जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द फॉलोइंग कॉर्पोरेशन। अब ये चीज़ आपको याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना कि ये जो है ना पीडीडी डिपार्टमेंट, ये खुद अकेले काम नहीं करता है, ये काम करता है कुछ कंपनीज के थ्रू। और इंपॉर्टेंट कंपनीज, यहाँ पे कुछ नाम याद रख लेना जिनके साथ ये काम करता है, जो इसके साथ काफ़ी रोल प्ले करती हैं। एक JKS PDCL। अब एक पॉइंट ज़रूर याद रख लेना, जो मैंने प्रोजेक्ट वाला वीडियो बताया ना, कौन कौन से प्रोजेक्ट में किसका रोल है, ये सारा वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और JKP कांस्टेबल के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा वो वीडियो ज़रूर देख लेना। JKS PDCL की फुल एब्रीविएशन पूछे तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर जनरेशन का काम करती है। JKPCL जम्मू एंड कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर प्रोजेक्ट देखना इसका काम है। JKPTCL जम्मू एंड कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बिजली एक जगह से दूसरी जगह जो भेजने का काम है इसका। JKPDCL जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, ये हमारे पास जम्मू एरिया में बिजली देने का काम करता है। और KPDCL का मतलब क्या हुआ? कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कश्मीर एरिया में बिजली देता है। ये इस तरह से वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन बनेगा, तो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब प्यारे दोस्तों ना, आपको यहाँ पे फोकस करना है। आपसे पूछा जा सकता है गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी स्कीम्स इन जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। देखो, सौभाग्य स्कीम प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या याद रखोगे? ये फैक्ट कुछ याद रखने। सितंबर 2017 में लॉन्च हुआ था। कब? 2017 में। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव था प्रोवाइड करना इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल हाउस होल्ड बाई दिसंबर 2018, कि दिसंबर 2018 तक हर घर में बिजली पहुंचनी चाहिए। इस तरह से आप याद रखोगे। फिर यहीं पे आ गया एलिजिबिलिटी की बात करें तो किसको मिलेगा, मतलब हाउस होल्ड आइडेंटिफाइड इन सेक्ट 2011 गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्री कनेक्शन। इसमें जो एलिजिबिलिटी थी ना, मतलब जो लो पोर फैमिली से बिलोंग करते हैं इस सेक्शन से, तो उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिलेगा। और बाकी फैमिलीज जो हैं उनको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा ₹500 फॉर कनेक्शन। ये इसमें मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। ठीक है, अब बेनिफिट क्या होंगे इससे? इसके अकॉर्डिंग ये था कि हर घर को मिलेगा 1 LED बल्ब, ऐसा इसमें कहा गया था। आपने सुना भी होगा। 1 DC पावर प्लग मिलेगा, 1 DC पावर प्लग। और मीटर रिपेयर एंड मेंटेनेंस 5 साल के लिए मिलेगी। जो इसमें दिया गया था वैसे ही अप्लाई कहाँ पे होता है? तो मतलब बिजली प्लस सेफ्टी प्लस मेंटेनेंस, तो लोग क्या रहेंगे? टेंशन फ्री रहेंगे। ये हमारे पास स्कीम थी गवर्नमेंट की, तो ये आप याद रखोगे। दूसरा है उजाला स्कीम। देखो, उजाला स्कीम के बारे में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसका दूसरा नाम क्या? उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जो पुराने बल्ब होते हैं ना, ठीक है, वो क्या करते थे? ज़्यादा बिजली खाते थे और बिल ज़्यादा आता था। गवर्नमेंट ने कहा अब सस्ते LED दो, बिल कम करो। तो यहाँ पे क्या होता है? इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना। लॉन्च किया गया 1 मई 2015। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसने रिप्लेस किया था बचत लैंप योजना को। और इंप्लीमेंट किसने किया था? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना इसके बारे में। इसका ऑब्जेक्टिव था प्रोवाइड LED बल्ब्स एट सब्सिडाइज्ड रेट्स टू ऑल ग्रिड कनेक्टेड कंज्यूमर्स, के सस्ते LED बल्ब्स देना है, बिजली को बचाना है, पोल्यूशन को कम करना है। तो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़े तो यहाँ पे अचीवमेंट लिखा गया है, रिप्लेस किया गया 200 मिलियन ऑर्डिनरी बल्ब्स को LED बल्ब्स के साथ। देखो, एक एक पॉइंट बता रहा हूं। 200 मिलियन ऑर्डिनरी बल्ब्स को LED बल्ब्स के साथ रिप्लेस कर दिया गया। 20 करोड़, समझ सकते हो। और यहीं पे रिड्यूस किया गया इलेक्ट्रिसिटी लोड बाई 5000 मेगावाट, 5000 मेगावाट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लोड कम किया गया। और रिड्यूस किया गया 79 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को। ठीक है, 79 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे कम हो गया। ये चीज़ याद रखना। मतलब क्या हुआ कि पैसा बचा, बिजली भी बची और इन्वायरमेंट भी सेफ हो गया। फिर हमारे पास फोर्थ स्कीम आ गई, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, DDUGJY। मैंने आपको इस पर एक क्वेश्चन भी दिया था। तो देखो, लॉन्च की जाती है। देखो, इसके बारे में एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ
क्या याद रखना है? देखो शहर में बिजली होती है पर गांव में नहीं होती, ऐसा होता है ना, ऐसा देखने को मिलता है। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला गांव को भी कंटिन्यूस बिजली मिलनी चाहिए। तो इस स्कीम के अकॉर्डिंग ये लॉन्च की गई 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ऑब्जेक्टिव था प्रोवाइड करो कंटिन्यूस पावर सप्लाई टू रूरल एरियाज, के रूरल एरियाज में कंटिन्यूस पावर होनी चाहिए। और रिप्लेस किया गया राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को, याद रखना इसके द्वारा। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो, इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। और टारगेटेड अचीवमेंट की बात करें, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन टारगेट इसमें था मई 2018 और अचीव्ड अर्लियर किया गया था 28 अप्रैल 2018 को। टारगेट क्या था इसका? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट था मई 2018 और अचीव किया गया 28 अप्रैल 2018 को। तो डेडलाइन से पहले ही ये चीज़ कंप्लीट हो गई थी। गुड गवर्नेंस इसको कहा जा सकता है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपसे पूछा जाए, क्विक रिवीजन यहाँ पे दी गई है, देखो अब यहाँ पे क्विक रिवीजन भी आपको दी गई है। पावर डेवलपमेंट पीडीडी के बारे में पूछा जाए तो ये क्या है? मैनेज करता है जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को। और सौभाग्य स्कीम के बारे में क्या याद रखना है? फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर पोर हाउस होल्ड यहाँ पे था, प्लस एलईडी प्लस प्लग, जो भी मैंने आपको बता दिया। और उजाला स्कीम के बारे में याद रखना है, अफोर्डेबल एलईडी बल्ब्स थे जिससे इलेक्ट्रिसिटी को सेव किया जाए और रिड्यूस किया जा सके कार्बन डाइऑक्साइड को। DDUGJY जिसका क्या था रोल? कंटिन्यूस रूरल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होनी चाहिए, और ये डेडलाइन से पहले ही कंप्लीट हो गया था। सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक कर देना, ठीक है। मैं भी बोल बोल के थक गया हूँ, लेकिन हम अपने टारगेट्स भूलते नहीं हैं। हम जब कोई सोचते हैं वो टारगेट्स कंप्लीट करने की सोचते हैं। टाइम पास हमें करना आता नहीं। अगर हम टाइम पास नहीं कर सकते तो आपको भी अपनी ज़िंदगी के साथ टाइम पास नहीं करना है। दिन रात मेहनत करनी है। जहाँ से भी पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, लेकिन क्या करना है? चीज़ों को रिवाइज भी करना है, ठीक है। इस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया, व्हाट इज द टोटल सोलर पोटेंशियल ऑफ लद्दाख? लद्दाख का टोटल सोलर पोटेंशियल कितना है? इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 गीगावाट। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ठीक है। फिर पूछा गया, विच पंचायत बिकेम इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है कि कौन सी पंचायत बनी इंडिया की फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत? क्या आंसर रहेगा? आपको पता ही है, पल्ली सांबा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है। 36 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाउ मैनी रूफटॉप सोलर सिस्टम वर इंस्टॉल्ड अंडर पीएम सूर्यागर मुफ्त बिजली योजना इन जम्मू एंड कश्मीर? कितने रूफटॉप सोलर सिस्टम जो थे इंस्टॉल किए गए थे अंडर पीएम सूर्यागर मुफ्त बिजली योजना के अंडर? क्या आंसर आएगा? जल्दी से आंसर चूज करो। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17,998 लगभग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है, वेयर इज द 13 गीगावाट सोलर पावर इन लद्दाख लोकेटेड? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। हम करंट की चीज़ें भी डालते रहते हैं। तो क्या आंसर आएगा? सिंपल है, चेंग तैंग प्लेटू, ठीक है, याद रख लेना, ऑप्शन नंबर बी। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 38 में, बाय विच ईयर डज लद्दाख एम टू अचीव 100% रिन्यूएबल एनर्जी? कि लद्दाख का हमारे पास एम कब तक है अचीव करना 100% रिन्यूएबल एनर्जी को? 2047 तक। 2047 तक। देखो लद्दाख को भी हमने साथ में कवर किया है, क्वेश्चन लद्दाख से भी कई बार आ जाते हैं। वो आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अब इस चीज़ को भी समझ लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। लद्दाख एंड जे के सोलर एनर्जी ओवरव्यू। देखो सोलर एनर्जी क्या होता है आप सबको पता ही है, ठीक है। सूरज की रोशनी से जो बिजली बनाई जाती है उसी को सोलर एनर्जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोलर एनर्जी कहा जाता है, ठीक है। जब सनलाइट पड़ती है ना, मतलब धूप आती है, फिर पैनल लगते हैं और उसी से क्या होती है? बिजली बनती है। आपके घरों में भी होगा। तो यहाँ पे लिखा गया सोलर पोटेंशियल, ठीक है, मतलब कि कितना पोटेंशियल है सोलर। यहाँ पे लद्दाख की बात करें तो टोटल सोलर पोटेंशियल यहाँ पे लगभग कितना देखने को मिलता है? इतना याद रख लेना, 1111 गीगावाट, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा बिजली बन सकती है, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। लद्दाख जे के लद्दाख की बात करें, अमंग इंडियाज टॉप सोलर रीजन माने जाते हैं। हाई सोलर रेडिएशन की बात करें तो आपको क्या याद रखना है? यहाँ पे आपको याद रखना है कि 5.2 से लेकर 5.3 किलोमीटर, ठीक है, पर डे, यानी कि 300 प्लस सनी डेज यहाँ पे देखने को मिलेंगे, खास करके लद्दाख की अगर हम बात करते हैं। मतलब रोज़ अच्छी धूप यहाँ पे पड़ती है और सोलर पैनल ज़्यादा यहाँ पे काम करते हैं। कहाँ पे? लद्दाख वाले एरिया में। तो इंडिया के बेस्ट सोलर एरिया अगर आपसे कोई पूछे कौन से, सबसे पहले तो लद्दाख होगा और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। लद्दाख टॉप पे है, इसका मतलब ये आप याद रखोगे, ठीक है। और मेजर सोलर प्रोजेक्ट्स की बात करें यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? आप लिखा गया कटरा रेलवे स्टेशन जे, ठीक है ना। तो कटरा रेलवे स्टेशन जे के बारे में बात करें अगर हम, तो ये 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट है। रेलवे स्टेशन की बिजली सोलर से यहाँ पे देखने को मिलती है। कोई भी मतलब स्टेशन के रिलेटेड लाइट, फैन, कंप्यूटर होगा वो सब इससे चल जाता है यहाँ पे। एक तो कटरा रेलवे स्टेशन हो गया जम्मू कश्मीर में, दूसरा हमारे पास पल्ली पंचायत सांबा जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। ये इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत भी बना। आपको पता है यहाँ पे पीएम मोदी विजिट किए थे। इंडिया की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी है? पल्ली पंचायत सांबा।
कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि बिजली से पोल्यूशन को बिल्कुल जीरो कर देना, ठीक है, पोल्यूशन को जीरो कर देना। तो यहाँ पे 1500 सोलर पैनल सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी किए गए, जो लगभग 340 हाउसेस को बिजली देते हैं। कितने? 340 घरों को। तो आपने याद रखना है यहाँ पे पल्ली पंचायत जो है ये इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। फिर 13 याद रख लेना, गीगावाट सोलर पार्क जो है ना, ये करंट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहाँ पे लोकेट किया गया? ये चैंगथंग प्लेटू में, पेंग एरिया में, ठीक है। और इसके बारे में याद रखना कैपेसिटी 13 गीगावाट है। पर आपको ये याद रखना इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क में से ये एक है, वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पार्क, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई। फिर अगर हम बात करते हैं पीएम सूर्यागर मुफ्त बिजली योजना जम्मू एंड कश्मीर की, तो इसके बारे में आप याद रखना, ये कुछ फैक्ट्स हैं किसके बारे में, पीएम सूर्यागर मुफ्त बिजली योजना। इसके बारे में आपको ये याद रखना है 17,998 रूफटॉप सोलर सिस्टम, ठीक है, यानी कि फ्री 300 यूनिट्स पर मंथ, 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ इसके रिलेटेड देखने को मिले मुफ्त बिजली योजना के अकॉर्डिंग। आप इन शॉर्ट याद रख लेना। लद्दाख सोलर पोटेंशियल के बारे में 111 गीगावाट आपको बता दिया था। सन्नी डेज बता दिया था। पल्ली पंचायत के बारे में बताया इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये फैक्ट्स याद रखना। 30 गीगावाट सोलर पार्क चैंगथंग प्लेटू में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पीएम सूर्यागर की बात करें तो रूफटॉप सोलर फ्री यहाँ पे 3 यूनिट्स पर मंथ दिए गए। इसके अकॉर्डिंग रोल क्या है यहाँ पे सोलर का, सोलर एनर्जी का रोल क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी, इनकम, कार्बन न्यूट्रलिटी होना, एग्रीकल्चर को सपोर्ट देना, और फ्यूचर गोल है कि 100% हमारे पास रीन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए 2047 तक। ये सारे के सारे पॉइंट आप इसके बारे में नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा जा रहा है, विच प्रोजेक्ट इज इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट, के इंडिया का पहला, क्या पूछा जा रहा है, फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट कौन सा रहा? आंसर चूज करें। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे पूगा वैली, ठीक है, पूगा वैली इज इंडिया फर्स्ट जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है, विच गवर्नमेंट पॉलिसी प्रमोट्स जियो थर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन लद्दाख। कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसी प्रमोट्स करती है जियो थर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को लद्दाख के अंदर? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर है नेशनल जियो थर्मल पॉलिसी 2025, ठीक है, याद रख लेना। यहाँ पे याद रखना की प्रोजेक्ट्स के बारे में कि पूगा वैली प्रोजेक्ट जैसे हो गया, ये लद्दाख में है। पहला पॉइंट तो आपको ये नोट करना है कहाँ पे है, लद्दाख में है। याद क्या रखना है, ये इंडिया का फर्स्ट जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जो रन बाई ONGC है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया का फर्स्ट जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट का नाम क्या है, पूगा वैली। क्या है? पूगा वैली प्रोजेक्ट लद्दाख है। इसको रन कौन कर रहा है? ONGC। एल्टीट्यूड ऑफ 14,000 याद रखना, ये देखने को मिलता है। और इसके बारे में क्या याद रखोगे, प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी एंड हीटिंग टू लोकल सेटलमेंट्स एंड डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पे ये चीज़ आप जरूर याद रख लेना कि कंबाइंस किया गया सोलर एंड जियोथर्मल एनर्जी को। कहाँ पे? जियोथर्मल सोलर हाइब्रिड एयरपोर्ट ले की बात करें तो यहाँ पे कंबाइन किया गया है सोलर और जियोथर्मल एनर्जी को। मतलब हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब होता है 2 चीज़ों का मिक्स, एक तो सोलर एनर्जी का और दूसरा जियोथर्मल एनर्जी का। यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कहाँ पे, जियोथर्मल सोलर हाइब्रिड एयरपोर्ट। लोकेशन इसकी ले एयरपोर्ट रहने वाला है और ये ऑपरेशनल होगा जुलाई 2026 से, ऐसा कहा जा रहा है। इसमें मिक्सअप देखने को मिलेगा, ये हाइब्रिड होगा, यानी कि जियोथर्मल प्लस सोलर हाइब्रिड एयरपोर्ट। और ये करंट की चीज़ें भी आपको रिलेट हो रही हैं। नेशनल जियोथर्मल पॉलिसी 2025 ये लॉन्च की गई किसके द्वारा? MNRE के द्वारा, ठीक है। तो कब? सितंबर 2025 में। इस पॉलिसी का क्या काम है? गाइडलाइंस फॉर एक्सप्लोरेशन डेवलपमेंट एंड फंडिंग, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखोगे। और प्रमोट्स करना है जियोथर्मल प्रोजेक्ट्स को लद्दाख के अंदर। लद्दाख में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको सपोर्ट किया जा सके। तो गवर्नमेंट जियोथर्मल एनर्जी को भी सपोर्ट कर रही है, इससे हमें देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट कर सकते हो की फैक्ट्स एंड पोटेंशियल के बारे में। देखो, कैपेसिटी पूगा वैली की बात करें, जो पूगा वैली में जियोथर्मल पावर बनाने की कैपेसिटी है ना, ये कितनी है? लगभग याद रख लेना 20 मेगावाट। और टोटल पोटेंशियल जो इसमें लद्दाख में देखने को मिलेगा वो 100 मेगावाट, अगर आपसे कोई स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा जाए तो, ठीक है। मतलब अगर फ्यूचर में पूरा यूज़ हो जाएगा तो 100 मेगावाट बिजली सिर्फ ज़मीन के अंदर की गर्मी से बन सकती है, इतना आप याद रखें। तो यहाँ पे लिखा गया टेम्परेचर एंड डेप्थ की स्टीम इसका रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस एट शेलो डेप्थ पे, ठीक है, मतलब जो कम गहराई पे होगा। और कुछ जगहों पर टेम्परेचर इसका लगभग एरिया रीच की बात करें तो 180 से 190 डिग्री सेल्सियस तक भी देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसीलिए जियोथर्मल एनर्जी पॉसिबल यहाँ पे है, ठीक है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो क्या इम्पैक्ट रहेगा? ज़ीरो कार्बन इमिशंस, कोई पोल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा, लो लैंड यूज़ होगा, मतलब कहने का है कि कम ज़मीन चाहिए होगी। सपोर्ट्स करेगा कार्बन न्यूट्रलिटी को, मतलब ना धुआं ना पोल्यूशन, ठीक,
नेचर को बिल्कुल नुकसान इससे नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और मेजर साइट्स कौन सी हैं? एक पूगा वैली, दूसरा चुमाथेंग और नुब्रा लद्दाख के अंदर। ये लद्दाख के मेन जियोथर्मल एरियाज़ हैं। क्या है? मेन जियोथर्मल एरियाज़। ये पॉइंट नोट कर लेना। ओके, ठीक है। तो क्विक रिवीजन आपके याद रखोगे। जियोथर्मल की बात करें 24/7 रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स माना जाएगा। पूगा वैली इंडिया फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है। जियोथर्मल प्लस सोलर एयरपोर्ट की बात करें तो ये कहाँ पे देखने को मिला है? ले में। ऑपरेशनल कब होगा? 2026 से। रिड्यूस डीजल की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? सेव किया जाएगा 80% फ्यूल कॉस्ट को। ठीक है ना, डीजल कम होता है तो 80% फ्यूल कॉस्ट यहाँ पे बचेगा। ठीक है, सपोर्ट करेगा किसको? ग्रीन हाउसेज को, पोल्ट्री को, टूरिज्म को, जॉब्स को। मेजर साइट क्या बताई मैंने? पूगा, चोमथेंग, नुब्रा। और चैलेंजेस क्या बताए? हाई अल्टीट्यूड यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आती है। एक्सट्रीम कोल्ड और इक्विपमेंट हमें जो नीड होंगे वो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की जरूरत होगी। तो ये कुछ पॉइंट आप इसके बारे में फैक्चुअल याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बाई व्हाट ईयर इज द जियोथर्मल सोलर हाइब्रिड एयरपोर्ट इन ले एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनल? अभी चीज़ें आपको बता दी, आप आंसर चूज कर सकते हैं। 2026। ठीक है। हाउ मच कैन जियोथर्मल एनर्जी रिड्यूस डीजल फ्यूल कॉस्ट इन लद्दाख? कितना ये कम करेगा? अभी बता रहा था मैं आपको। इस क्वेश्चन का आंसर है 80%। कितना? 80%। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा जा रहा है, विच इनिशिएटिव इन जम्मू एंड कश्मीर टर्न्स कैटल वेस्ट इनटू बायोगैस फॉर विलेज लाइक जोरा एंड चौहानाचक? कौन सा ऐसा इनिशिएटिव है जम्मू एंड कश्मीर में जो टर्न्स कर रहा है कैटल वेस्ट को बायोगैस में फॉर विलेज लाइक जोरा एंड चौहानाचक? इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है गोबरदान। क्या आंसर है? गोबरदान। ठीक है जी। करंट अफेयर्स के रिलेटेड भी ये क्वेश्चन बन सकता है। हाउ मच ऑर्गेनिक मैन्योर इज प्रोड्यूस डेली बाय द ले बायोगैस प्लांट इन लद्दाख? कि कितना ऑर्गेनिक मैन्योर जो है प्रोड्यूस किया जा रहा है डेली बाय ले बायोगैस प्लांट के द्वारा लद्दाख में? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 25 से 40 kg। कितना? 20 से 40 kg। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 45 में, व्हाट इज ए मेजर बेनिफिट ऑफ बायोगैस एनर्जी इन लद्दाख? मेजर बेनिफिट क्या देखने को मिल रहा है बायोगैस एनर्जी का लद्दाख में? रिड्यूस करेगा फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस को। ऑप्शन नंबर बी। ये चीज़ें मैंने आपको अभी पढ़ा दी। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा फोकस करना, बायोगैस एनर्जी इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। बात कर रहे हैं बायोगैस की। किसकी? बायोगैस की। ये सारी चीज़ें ना इंटरलिंक हैं अगर हम J&K की इकोनॉमी की बात करें। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोगैस आपको पता होना चाहिए। क्या लिखा गया है? बायोगैस क्यों ज़रूरी है? रिन्यूएबल एंड क्लीन एनर्जी सोर्स के लिए। ठीक है, याद रख लेना। बायोगैस बार बार बन सकती है, इससे पोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, रिड्यूस किया जा सकता है डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल पे, सच एज LPG पे, केरोसिन एंड डीजल पे। तो प्रमोट किया जा सकता है ए वेस्ट टू वेल्थ इकॉनमी को बाय कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू यूजेबल फ्यूल। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है जी। और इसका ये फ़ायदा है कि जनरेट करेगा लोकल एम्प्लॉयमेंट को भी और अपॉर्चुनिटीज़ को भी। ये समझ में आ गया? आ गया होगा। ठीक है। इससे ये होगा कि फॉसिल फ्यूल पर डिपेंड जो है कम हो जाएगा। जैसे LPG की बात करें, केरोसिन की बात करें, डीजल की बात करें, मतलब बायोगैस यूज़ करेंगे तो बाहर से गैस मंगवाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे हमारी इकॉनमी और अच्छी होगी ना। इसी तरह से यहाँ पे दिया गया ना, इसका मतलब क्या है? मतलब वेस्ट क्या है हमारे पास? एक तो गोबर है और दूसरा कचरा वगैरह हो गया। तो वेल्थ का मतलब ये हो गया कि इसी गोबर और कचरे से हम गैस प्लस फर्टिलाइज़र दोनों का यूज़ कर सकते हैं। आपको बताया ना, इसका यूज़ हमारे पास फील्ड्स वगैरह में भी होता है। जो पहले बेकार चीज़ थी आज वो काम की बन गई, है ना। तो लोकल एम्प्लॉयमेंट का कहने का मतलब मेरा ये था कि प्लांट बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, उससे क्या होगा? उससे गाँव के जो लोकल लोग होंगे ना, उनको नौकरी मिलने के चांसेस हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इससे भी इकॉनमी बेटर होती है। अब इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है जम्मू एंड कश्मीर इकॉनमी पे इसका? यहाँ पे गोबरदान इनिशिएटिव आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि गोबरदान इनिशिएटिव क्या है। यूटिलाइज करेगा कैटल वेस्ट को विलेज लाइक जोरा एंड चौहानाचक में क्या प्रोड्यूस करने के लिए? बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ये प्रोवाइड करेगा क्लीन कुकिंग फ्यूल और रिड्यूसिंग करेगा कॉस्ट ऑफ LPG या फिर फायरवुड को। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में होना चाहिए। अब एग्रीकल्चर सपोर्ट से मतलब क्या हुआ? बायोगैस स्लरी इज यूज एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इंप्रूविंग करता है क्रॉप क्वालिटी को एंड रिड्यूसिंग करता है केमिकल फर्टिलाइजर एक्सपेंसेस को। देखो, जो बायोगैस स्लरी होती है ना, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ठीक है, तो इससे केमिकल जो फर्टिलाइजर होंगे वो कम यूज़ होंगे, फसल इससे अच्छी होगी, है ना, खर्चा भी कम होगा। तो इसमें भी इसका एक मेन रोल है। वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो कन्वर्ट किया जा रहा है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को इनटू कंप्रेस्ड बायोगैस में। रिड्यूसिंग किया जा रहा है लैंडफिल बर्डन को एंड अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट कॉस्ट को। वेस्ट मैनेजमेंट से ये मतलब हुआ कि शहर आपका बिल्कुल साफ़ होगा, खर्चा आपका कम होगा। तो ये चीज़ें आप याद रखना कि कन्वर्ट किया जाएगा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को किस में? कंप्रेस्ड बायोगैस में। जो शहर का कचरा वगैरह है ना, सॉलिड वेस्ट, जो भी शहर का कचरा वगैरह होगा उसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा? कंप्रेस्ड बायोगैस में। तो ये चीज़ आप याद रखोगे, जिससे
हमारे पास सिटी भी साफ रहेंगे और खर्चा भी कम होगा। वेस्ट मैनेजमेंट कास्ट जो है ये भी अच्छी रहेगी। अब यहाँ पे फोकस करना कुछ की इकोनॉमिक बेनिफिट्स दोनों रीजन के लिए, जे के लिए भी और लद्दाख के लिए भी। आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि रिड्यूस करेगा एनर्जी कॉस्ट को, इसका मतलब है कि चीपर किया जाएगा अल्टरनेटिव टू इम्पोर्टेड फ्यूल्स को। ठीक है, इम्पोर्टेड फ्यूल से ये सस्ता होगा और इससे पैसा भी बचेगा, पहला एक बेनिफिट। दूसरा रूरल एम्प्लॉयमेंट। देखो, जॉब्स इन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बायोगैस प्लांट, कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन मेंटेनेंस होगी तो गाँव में लोगों को रोजगार मिलेगा, रूरल एम्प्लॉयमेंट होगी। एग्रीकल्चर बूस्ट की बात करें जो ये है, एग्रीकल्चर बूस्ट की बात करें तो यहाँ पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इंप्रूव करते हैं हार्टिकल्चर एंड कैश क्रॉप प्रोडक्टिविटी को। तो आपको पता है ना, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से हार्टिकल्चर और कैश क्रॉप क्या होते हैं, बेटर होते हैं। ये भी एक बेनिफिट है इसका। ग्रीन एनर्जी रेवेन्यू देखने को मिलेगा, मतलब सपोर्ट होगा नेट जीरो गोल्स को एंड पोटेंशियल कार्बन क्रेडिट जनरेशन देखने को मिलेगा। नेट जीरो गोल्स को सपोर्ट करेगा, कार्बन क्रेडिट का यहाँ पे चांस क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, फिर यहीं पे क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा जा रहा है व्हाट इज द एस्टिमेटेड टोटल विंड एनर्जी पोटेंशियल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कि हमारे पास टोटल विंड एनर्जी पोटेंशियल कितना है जम्मू एंड कश्मीर का एस्टिमेटेड। तो याद रखना 5685 मेगावाट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा जा रहा है विच विलेज इन रियासी डिस्ट्रिक्ट हैज़ ए विंड फार्म प्रोजेक्ट प्लान्ड फॉर 25 मेगावाट। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो यहाँ पे आंसर आएगा बीदा। क्या आएगा? बीदा। ओके, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच पॉलिसी प्रमोट्स विंड एनर्जी डेवलपमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर? कौन सी पॉलिसी जो है प्रमोट करेगी विंड एनर्जी डेवलपमेंट को जम्मू एंड कश्मीर में? सिंपल है, विंड पावर पॉलिसी 2023, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट कर लेना, किसके बारे में? विंड एनर्जी इन जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। देखो, पोटेंस की बात करें, रिन्यूएबल एंड इमर्जिंग एनर्जी सोर्स इन जे, ये हमारे पास किस तरह से रोल प्ले करेगा, एक रिन्यूएबल एंड इमर्जिंग एनर्जी सोर्स के तौर पे। डाइवर्सिफाई किया जाएगा एनर्जी मिक्स को, सपोर्ट्स करेगा इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस को। इसका मतलब ये हुआ कि आप जितने भी हमारे पास यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ना, उन पर डिपेंड नहीं करोगे, यहाँ पे इसका भी एक मेन रोल रहने वाला है। ठीक है, और कंप्लीमेंट्स हाइड्रो पावर स्पेशली ड्यूरिंग विंटर व्हेन रिवर फ्लोज आर लो। देखो ना, विंटर में, सर्दी में रिवर्स क्या होते हैं, इनका फ्लो कम हो जाता है ना, तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी काम करेगी? विंड एनर्जी काम करेगी। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, पोटेंशियल की बात करें, विंड पोटेंशियल की बात करें तो याद रखना टोटल विंड पोटेंशियल यहाँ पे 5685 मेगावाट है एट 80 मीटर एल्टीट्यूड पे। ये पॉइंट आपसे फैक्ट पूछा जा सकता है, ये फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। और हाई पोटेंशियल एरिया रियासी बिद्दा विलेज है, ले उधमपुर अनंतनाग बारामूला और कुपवाड़ा, ये हमारे पास डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये पॉइंट जरूर नोट कर लेना, फैक्चुअल पॉइंट पर नजर रखा करो। ठीक है, करंट यूजेज इसकी बहुत लो है और मोस्ट पोटेंशियल रिमेन्स अनटैप्ड। तो ये चीज़ आप याद रखना, बहुत ज़्यादा बिजली इससे बन भी सकती है। ठीक है, हाई पोटेंशियल एरिया मैंने आपको बता दिए, अभी यूज़ इसका बहुत कम हो रहा है, लेकिन ज़्यादा पोटेंशियल अभी जो इससे मिलना है वो अभी अनयूज्ड है। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं, मतलब इस्तेमाल में नहीं है। और करंट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो मैंने आपको बोला ना, पूछा जा सकता है ना, विदा विंड फार्म रियासी में है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 6 मेगावाट इंस्टॉल्ड है और इसमें जो प्लांट देखने को मिल रहा है वो 25 मेगावाट देखने को मिल रहा है। इंस्टॉल्ड इसमें 6 मेगावाट ऑलरेडी है, ये चीज़ याद रख लेना। डेवलपमेंट डिलेड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंसेंसस इश्यूज, तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम की वजह से कुछ इसके डिले के रीज़न हैं, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। बाकी मैंने फैक्चुअल पॉइंट आपको बता दिए। पॉलिसी सपोर्ट की बात करें तो देखो, विंड पावर पॉलिसी 2023 जो है ना, ठीक है, प्रमोट्स करती है विंड एनर्जी डेवलपमेंट को। कौन सी? विंड पावर पॉलिसी 2023। क्वेश्चन आ सकता है, इसका रोल इकोनॉमी में क्या है? रिड्यूसेस करेगा फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस को एंड एनर्जी इंपोर्ट कॉस्ट को, मतलब इंपोर्ट कास्ट इससे कम होगी, एनर्जी सेल्फ रिलायंस होगी। सपोर्ट करेगा इंडस्ट्रियल ग्रोथ को एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट को, मतलब ये कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इंप्रूव करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, लाइक रोड्स को एंड ग्रिड कनेक्टिविटी को। देखो ना, रोड्स वगैरह जो होंगी या ग्रिड कनेक्टिविटी, इससे इंप्रूव होगी। सस्टेनेबिलिटी में एंड लोअर करेगा एनर्जी कास्ट को, एनर्जी इससे सस्ती होगी, लॉन्ग टर्म इसका फ़ायदा होगा। तो ये रोल है इसका इकोनॉमी में। ओके, पोटेंशियल की बात करें 5685 मेगावाट। विंड एनर्जी की हम बात कर रहे थे, ये देखने को मिल रहा है। ये क्विक रिवीजन पॉइंट्स हैं, की एरियाज रियासी, ले उधमपुर अनंतनाग बारामूला कुपवाड़ा। पॉलिसी की बात करें, विंड पावर पॉलिसी 2023 के अकॉर्डिंग ये चीज़ें मैं आपको बता रहा था। बेनिफिट इससे जॉब्स क्रिएट होंगी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, एनर्जी सिक्योरिटी होगी। चैलेंजेस की बात करें तो कोल्ड क्लाइमेट रीजन में काफ़ी मुश्किल आ रही है, हाई कॉस्ट है और प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंसेंसस इश्यूज़ की वजह से। होप आपको यहाँ तक हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा जा रहा है, विच इज़ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रियल यूनिट इन जम्मू एंड कश्मीर इस्टेब्लिश्ड इन 1897 नोन फॉर मैन्युफैक्चरिंग रॉ सिल्क्स।
बताओ यहाँ पे क्या आंसर आएगा। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, आपको सही आंसर चूज करना है कि ओल्डेस्ट इंडस्ट्रियल यूनिट है जम्मू एंड कश्मीर में, जो इस्टेब्लिश किया गया था 1897 में, और ये जाना जाता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए यानी कि रास सिल्क के लिए। क्या आंसर आएगा। आप सभी ने आंसर चूज कर लिया। इस क्वेश्चन का आंसर है रामबाग सिल्क फैक्ट्री। क्या आंसर है, रामबाग सिल्क फैक्ट्री। याद रख लेना, रामबाग सिल्क फैक्ट्री इज द करेक्ट आंसर। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा जा रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ J&K सिडको इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। कि हमारे पास रोल क्या है जम्मू एंड कश्मीर सिडको का इंडस्ट्रियल सेक्टर में। यहाँ पे क्या आंसर आएगा, जल्दी से आंसर चूज करो। इस क्वेश्चन का आंसर है डेवलप करना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्टेट्स को एंड ग्रोथ सेंटर्स को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अभी इन डिटेल भी बात करेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी पीपल वर एम्प्लॉयड इन ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग इन जम्मू एंड कश्मीर एज ऑफ 2017-18। क्या आंसर आएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली कितने लोग जो हैं एम्प्लॉयड हुए ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग में J&K में एज ऑफ 2017-18 की बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 0.71 लाख। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इज एन इंडस्ट्रियल हब इन जम्मू डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कि इनमें से कौन सा एक इंडस्ट्रियल हब माना जाता है। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं कि ये इंडस्ट्रियल हब माना जाता है जम्मू डिवीजन में। तो इसका आंसर आएगा बड़ी ब्राह्मणा। क्या आएगा, बड़ी ब्राह्मणा इज द करेक्ट आंसर। कारपेट इंडस्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन फॉर, ये किस लिए जानी जाती है। आपको सही आंसर चूज करना है, जल्दी से आंसर चूज करो। यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा। कारपेट इंडस्ट्री की बात हो रही है तो हैंड नॉटेड इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, याद रख लेना। नंबर 53 में पूछा जा रहा है द प्राइमरी वर्क फोर्स इन J&K हैंडलूम इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ। कि जो प्राइमरी वर्क फोर्स है जम्मू एंड कश्मीर में, अगर हम हैंडलूम इंडस्ट्री की बात करते हैं, ये किसको कंसिस्ट करती है। यहाँ पे क्या आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, आर्टिसंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा जा रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज टू जम्मू एंड कश्मीर GSDP इज अप्रॉक्सीमेटली। कि जो हमारे पास ना एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, इनका कितना हमारे पास GSDP में रोल है अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है 20%। कितना है, 20%। याद रख लेना। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द J&K सिल्क इंडस्ट्रीज यूनिक फॉर प्रोड्यूसिंग। कि J&K सिल्क इंडस्ट्री यूनिक है किस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। क्या आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको याद होना चाहिए बाइवोल्टाइन क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बाइवोल्टाइन क्या होता है, याद रख लेना, ये हमारे पास ना सिल्क वॉर्म्स जब कंप्लीट करता है, कौन, सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म जब क्या करता है, कंप्लीट करता है 2 लाइफ साइकिल्स, ठीक है, पर ईयर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बाइवोल्टाइन मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस करता है 2 जनरेशन ब्रूड्स एक साल के अंदर, और ये सिल्क के रिलेटेड ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गया है, कल इसी से आगे जो पार्ट सेकंड आएगा ना, इसी से आगे डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास 100 MCQs भी रहने वाले हैं ओवरऑल, और साथ साथ थ्योरेटिकल पोर्शन भी रहने वाला है, जिसमें हम बजट को भी डिस्कस करेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, सारी चीज़ें हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे जैसे आज हमने डिस्कस की। होप आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है ना तो वीडियो को लाइक कर देना, आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। बाकी अगर आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज कुछ भी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया, इस नंबर पे आप मैसेज करके बाकी का प्रोसीजर जान सकते हैं। कल हम यहीं से आगे देखेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, की पॉइंट्स देखेंगे, रामबाग सिल्क फैक्ट्री के बारे में देखेंगे, J&K मिनरल लिमिटेड के बारे में देखेंगे, J&K खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड के बारे में इन डिटेल देखेंगे। यहाँ पे तो ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, लेकिन हम इनको इन डिटेल कवर करेंगे। ठीक है, साथ साथ साइकोप के बारे में देखेंगे, J&K हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कॉर्पोरेशन के बारे में देखेंगे, J&K इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी के बारे में देखेंगे, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, यहीं पे हमारे पास गवर्नमेंट बजट की बात करेंगे, J&K रिलेटेड क्या रहा, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बस आप चैनल पे बने रहें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बाकी अगर आपने हमारा यहाँ पे ना ऐप नहीं डाउनलोड किया हुआ तो कर लेना। अगर आप में से कोई JKP कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है तो कोर्स आपको मिल जाएगा, क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, 2-3 क्लासेस हो चुकी हैं, और साथ साथ सुपरवाइजर, फीमेल सुपरवाइजर का भी फर्स्ट से जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है। आप एक काम करना, आज हमने फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट डाला था 20 क्वेश्चंस का मॉडर्न हिस्ट्री पे। ठीक है, वो सब के लिए फ्री है, आप जाके चेक करना। आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है और प्रोफाइल अपनी में जाना है, और प्रोफाइल में जहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल आएगा वहाँ पे जाना, वहाँ पे टेस्ट आपको मिल जाएगा, और उसको अटेम्प्ट करना, आपको पता चल जाएगा आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आपका रैंक कितना आ रहा है, ओवरऑल हर एक चीज़ अच्छे से पता चल जाएगी। तो आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही बताना था। कल मिलते हैं सेकेंड पार्ट के साथ। ओके, तब तक के लिए अपना, अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।